सबसे ज्यादा पैसा आई कैप जो रिसीव करते हैं वो स्टूडेंट से करते हैं, लेकिन पैसा स्टूडेंट पे उतना लगता नहीं है। एक एजुकेशन स्कीम 2025 है। फॉरेन आर्टिकल्स कहाँ तक बात पहुंचे। मैं स्टाइपेंड की बात ना भी करूं, इवन मिनिमम वेज की बात करें तो गुजारा आपको ही पता है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है। जो मेरे बहुत से दोस्त यूएई में हैं और मेंबर्स हैं आई कैप के, वो अक्सर गिला करते हैं कि आई कैप के मेंबर को वो इक्वलेंस नहीं मिल पाती यूएई में जो कि इंडियन चार्ट अकाउंटेंट को मिलती है या और लोगों को मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब आई कैप के बच्चे हैं। जो आई कैप के मेंबर्स हैं वो आई कैप के बच्चों की तरह होते हैं, और किसी बच्चे के लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है कि वो अपने वालिदैन का नुमाइंदा बन जाए। और हमारा फ़ख्र ये है कि जो आई कैप के नुमाइंदे हैं वो आज हमारे मेहमान हैं। प्लीज़ वेलकम सर ज़ीशान एजाज। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम ऑनर्ड कि आपने टाइम निकाला, और मुझे अंदाज़ा है कि आपकी रूटीन कितनी टफ चल रही थी थ्रू आउट कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स। सर आई एम जेन्युइनली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर स्टेट में शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के पीछे जो एक सादा इंसान है ना, वो सब लोगों के सामने पेश करें और बताएं कि यार ये हम जैसे ही हैं, बस इन क्वालिटीज़ की वजह से ये यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो हमारे कम्युनिटी तक पहुँचे ताकि वो भी ये बातें सीखें और आगे बढ़ें। ओके, एक तो जो आपने अभी बात की कि ग्रेसफुल पर्सनालिटी के पीछे सादा, मेरे ख्याल में सादगी के साथ ही ग्रेस आती है। ठीक है, सो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, और मुझे नहीं पता, यानी ये आपकी मोहब्बत है, इट्स मेरी वालदा की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है। ठीक है कि आप इतने अच्छे लफ्ज़ों में मुझे याद रखते हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ तो अपनी जगह, पर्सनल लाइफ भी अपनी जगह, दूसरी एक्टिविटीज़ भी अपनी जगह, बट अच्छे लफ्ज़ों में एक इंसान को उसकी एब्सेंस में याद किया जाए, इससे बड़ी खुदा की ब्लेसिंग नेमत कोई। ज़बरदस्त सर। नहीं सर, शुरू करते हैं। आपको थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि तकरीबन 35-40 ईयर्स पीछे ले जाऊँ और कुछ अपना बचपन याद करें। सर बचपन से ही लाइक वाइक स्टूडेंट थे, शरारती थे, क्या मिजाज था, मैट्रिक में क्या परसेंटेज आई, एफएससी में क्या बना, कुछ इस बारे में। ओके, अच्छा, ठीक है, आपने 35-40 साल पीछे कर दिया, बिल्कुल ठीक किया। एज अ स्टूडेंट या एज अ चाइल्ड बहुत ज़्यादा शरारती नहीं था। ठीक है, बट हिस्टोरिकली यस, एक रीजनेबल पढ़ा लिखा बच्चा था। ठीक है, यानी स्कूल में मैंने स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया, साथ ही साथ एजुकेशन में भी रीजनेबली, यानी अच्छे जो टॉप के कुछ बच्चे होते हैं उसमें तकरीबन रहा, अल्लाह का शुक्र है। उसमें पता नहीं मेरा कमाल था कि नहीं था, मेरी वालदा का कमाल ज़्यादा रहा, बिकॉज वो जैसे कहते हैं ना कि एक डिसिप्लिन तरीके से इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे ये करना है, स्टफ लाइक दैट। सो आई मीन दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड। दूसरा, मेरे उस्ताद मुझे बहुत अच्छे मिले थे, और कुछ को मैं अभी भी याद करता हूँ, इत्तेफाक से अब वो दुनिया में नहीं है, बट उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कंट्रीब्यूट की है। ठीक है, जहाँ मुझे प्रॉब्लम आई है दे हैव गाइडेड मी, एंड शायद देखें हर बच्चे के, इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आप क्योंकि आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में भी इफ़ आई रिकॉल नाउ, तो एक फेज़ थी जिस पे एज द स्टूडेंट आई वॉज कन्फ्यूज्ड, बट और मुझे नहीं पता था कि आगे मैं एजुकेशन में या अपनी कॉम्पिटेंसी में अगर मैं किसी चीज़ में लैग कर रहा हूँ तो उसकी वजह क्या है। ठीक है, सो मैं आपको बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट एक्चुअल एग्जांपल देता हूँ। हुआ ये कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जी एक टॉप टीयर के स्टूडेंट्स की लिस्ट में मैं आता था। सम हाउ माई परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स गेट अफेक्टेड, और मुझे पता था कि जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स मेरे से ऊपर जा रहे थे, तो आई स्टार्टेड फीलिंग इट, जिससे मैंने नोट किया कि मेरा रिजल्ट और ख़राब होना शुरू हुआ। तो वन ऑफ माई टीचर
ही केम टू मी और उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात की। पहली बात तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने ये असेस किया कि हो क्या रहा है इसके साथ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि ज़िशान, मुझे पता है क्या हो रहा है। 2 काम हो सकते हैं इसमें। एक ये कि यू स्टार्ट फीलिंग जेलस ऑफ हिम, जो कि तुम कर रहे हो, एंड स्टार्ट अफेक्टिंग योर परफॉर्मेंस एंड योर करियर। दूसरा ये है कि स्टार्ट थिंकिंग कि कुछ ना कुछ तो है जो मेरे में आई एम लैकिंग एंड ही इज परफॉर्मिंग। कुछ ना कुछ तो है। हो सकता है तुम 99% ठीक हो, 1% की वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। मैं आपको अली भाई, मैं आपको आज भी कहता हूँ दैट चेंज्ड माई थॉट प्रोसेस। ठीक है, कंपटीशन कहीं भी हो, 2 ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, या तो आप असेस करें कि अगला क्यों ऊपर जा रहा है और आपके अंदर क्या कमी है और उसको टारगेट करें, या यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार वो, एंड स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली कि इसको कैसे नीचे किया जाए। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अपने आप को अपलिफ्ट करना है या उसको नीचे करना है? यस। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं आई गिव क्रेडिट टू दैट टीचर ऑफ माइन जिन्होंने तब मुझे ये रास्ता दिखाया। और उसके बाद स्कूल में मेरे को तीन साल उसके बाद भी गए। तो आई बिलीव के दैट चेंज माई थॉट प्रोसेस। और अगले ही साल मैं उनके बराबर था उस स्टूडेंट के, और अल्लाह ने बहुत कर्म किया। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू माई टीचर जिन्होंने ये बात की, और क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह जिन्होंने मेरे दिमाग में ये डलवाई भी। जी, समझ भी आ गई। समझ भी आ गई। जबरदस्त। तो दिस वाज फॉर द होल स्कूल। मैट्रिक एफएससी में क्या ग्रेड्स से, क्या सीन था उसमें? ग्रेड्स देखें, मैंने आई डिड माई कैम्ब्रिज फ्रॉम कैथीड्रल, और आई वाज उस ज़माने में जो स्ट्रेट एज वाला रवाज होता था वो जनरली HSM और ये एक आधे स्कूल होते थे उनका होता था। मैं कैथीड्रल में था। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्ट्रेट एज वाला। ठीक है, आई वॉज रीजनेबली, यानी मिडिल टियर के ग्रेड्स आए थे। ठीक है, बट इट वॉज फर्स्ट डिवीजन और वो सारा उस तरीके से वो था। वहाँ से अल्लाह ने बहुत करम किया। मैं गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन हो गया। ठीक है, तो अनरावियन बहुत कम बच्चों का हुआ, बट आई वॉज वन ऑफ देम। वहाँ मैं क्या एज यूजुअल, जैसे उस ज़माने में मेजॉरिटी होता था कि जी या वकील बनना है या डॉक्टर बनना है, तीसरा तो या इंजीनियर शायद होता था। ठीक है, तीसरा तो प्रोफेशन नहीं था। तो मेरी फैमिली में भी यही था कि मुंडे ने डॉक्टर बनाना है। ठीक है, मुंडे ने डॉक्टर बनने के चक्कर में एफएससी का पेपर दिया। ठीक है, सो आई रिमेंबर, अब तो खैर मेरिट बहुत हाई हो गए में, बट एफएससी में मेरा मेरिट पे 4 नंबरों से रह गया। अच्छा। ठीक है, तो वो समहाउ नहीं हो सका। फिर भी मेरे पे प्रेशर था, तो आई फैमिली के कहने पे या जिस तरीके से भी आई ट्राई टू रिपीट इट। मैं दोबारा दिया तो 4 नंबर का गैप 24 नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे भी अंदाजा हो गया कि ए नहीं हो सकता। तो वालिदैन को भी अंदाजा हो गया कि ए नहीं हो सकता। तो ये सूरत थी। फिर उसके बाद सीए की जर्नी और वो सारा एक अलग सूरत है। बट दैट्स हाउ स्कूलिंग ख़त्म हुई, कॉलेज में गया। जबरदस्त सर। अच्छा, मैं सब ऐसे समझ आ गई कि यार नहीं हो सकता। एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग सीए। उसकी ज्वाइन करने की क्या यूनिक स्टोरी होती है जनरली हर बंदे की, कि चूंकि बहुत से लोगों ने प्लान नहीं किया होता। शायद अब तक जितने लोगों के साथ पॉडकास्ट हुई है 19% लोगों ने कहा है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि सीए करना है। लेकिन चूंकि मेहनत होती है, स्किल सेट होता है, तो वो आते भी और छा भी जाते हैं। तो सर, आपकी सीए ज्वाइन करने की क्या स्टोरी है? मेरे सीए ज्वाइन करने की भी अगेन शायद वो 90% वाली ही है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया डॉक्टर बनने निकला था, वो नहीं हो सका। तो फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ही बीए में एडमिशन ले लिया। वहाँ पे और भी कुछ दोस्त यार थे। उन्हीं दिनों ये बेसिक अकाउंटेंसी कोर्स एडवर्टाइज हुआ, और मैंने बैक का, हमें पता कुछ नहीं था। मेरे 1-2 दोस्त थे, उन्होंने भी कहा कि जी ये होता है, सीए भी होता है, तो लेट्स डू दैट। उस ज़माने में आई रिमेंबर ब्रिटिश काउंसिल हुआ करती थी। ठीक है, अमेरिकन सेंटर हुआ करता था।
तो हम लोगों ने हमारे दो तीन दोस्त यार थे हम लोग, हमने बैक से पहले जो एडमिशन टेस्ट था उससे पहले कोई वी स्टडी बड़ा फुल फ्लेज तैयारी की। हम बाकायदा किताबें पढ़ के लाइब्रेरी जाया करते थे, वहाँ पे गए। सरप्राइजिंगली और वटेवर हम 3 दोस्त थे, उनमें से जितना मुझे याद पड़ता है जब टेस्ट हुआ तो आई वॉज दी ओनली वन जो हु गॉट थ्रू। ठीक है, एक और दोस्त जो थे वो इस वक्त माशाल्लाह डॉक्टर हैं एंड बहुत रीनाउंड डॉक्टर हैं, तो इट्स गुड फॉर हिम। ठीक है, और जो दूसरे साहब हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो आजकल पाकिस्तान में नहीं होते, ही इज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड। तो मैंने नहीं पता कि उन्होंने नाल चंगा होया मेरे नाल चंगा होया, लेकिन अगर अभी आप देखें तो तीनों के साथ शायद अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हुआ था, उसने अपनी जगह पहुंचना था, पहुंचा दिया। ठीक है, और मुझे भी अल्लाह ने जहाँ पहुंचाया मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम। और योर क्वेश्चन कि जी सीए, जेन्युइन बात बताऊँ मुझे सीए का कुछ नहीं पता था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एडमिशन हुआ, ठीक है, फिर कॉलेज गए, वहाँ पे फिर कुछ क्लैरिटी आने लग पड़ी, और क्योंकि मेडिकल में था तो इस लाइन का इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, बट अल्लाह का शुक्र है कि गॉड हैव बीन वेरी गुड। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो बैक्स उस वक्त अकाउंटिंग कोर्स था, ये आज का कैफ लेवल है ना, तो उसमें आपने कोई फेलियर भी देखा या थ्रू आउट पास होते रहे? वेल मेरा तकरीबन एक बात तो मैं कहूँगा कि शायद फेलियर का लफ्ज़ माशाल्लाह मुझे सीए में ही फेस करना पड़ा। ठीक है, उससे पहले शायद मेरी ज़िंदगी में फेलियर का लफ्ज़ या कॉन्सेप्ट एक हॉरर फिल्म वाली बात थी कि जी अगर मैं हो गया तो मैं पता नहीं कहाँ किसमें हाँ, फिर सीए में आके वो बड़ा टॉलरेबल हो जाता है। हाँ, यू कैन से सो। ठीक है, सो यस, जो बैक में मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट था, उसमें यानी इट वाज इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि मैंने पहला पार्ट दिया, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग मेरी रेफर हो गई, उस ज़माने में रेफरल हुआ करती थी। ठीक है, मैंने पार्ट 2 दिया रेफरल के साथ, वो मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, वो जो रेफरल थी ना वो रेफर हो गया। अब अल्लाह का शुक्र है, बट थर्ड अटेम्प्ट आई गॉट थ्रू। ठीक है, सो इफेक्टिवली यस यू कैन से कि एक सब्जेक्ट के लिहाज से आई गॉट द फ्लेवर ऑफ फेलियर। ठीक है, एंड उसमें और ख़तरनाक फेलियर इन द सेंस के रेफर हुए फिर री रेफर हुए। ठीक है, एंड सिमिलर केस मेरा आगे प्रोफेशन में भी है, यानी जब फाइनल के पेपर देने थे तो पहली अटैम्प्ट आर्टिकल स्टार्ट हो गए, तो पहली अटैम्प्ट तक पहुँचते पहुँचते तो पढ़ना लिखना भूल गए हुए थे। मैं जेन्युइनली बात करूँ, आर्टिकल्स लाइफ इज़ आई वुड से इट्स अ ब्यूटी ऑफ आवर प्रोफेशन। ठीक है, आई स्टिल फैंटेसाइज दैट, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो वो एक नेटवर्किंग बनी आप लोगों को। सर मिल गए थे आर्टिकल आराम से। यहाँ तो मैंने रोक के ये पूछना है कि भाई कैफ पास हो गया था तो कितना फिरना पड़ा, आर्टिकल ढूंढने पड़े? मैं बताता हूँ, कंपैरेटिवली आराम से मिल गए थे, क्योंकि बैक का उस ज़माने में ये पहला दूसरा बैच ही था, तो एक जनरल टेंडेंसी थी टू हायर स्टूडेंट्स जो बैक से आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिविटी मैं उसको। ठीक है, दूसरा फिरना मुझे फिर भी पड़ा था। ठीक है, और लेकिन अगर आप कहें कि ना मेरे पास आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली। ठीक है, मेरी फैमिली में बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या यू वुड से कि जी फ्रॉम दी या लेक्चरर्स या ब्यूरोक्रेट्स दूर दूर तक नहीं। सो हम लोग अंदरून से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वहीं से जैसे कहते हैं ना कि ख़ानदान एक मुंडा पढ़ लिख गया सी, वो क्या मुंडा सी ये कर रहा पढ़ रहा। ठीक है, तो वो समहाउ वहाँ से विदाउट हैविंग नॉलेज के व्हाट इज़ सी एंड एवरीथिंग, वालिद साहब ने पढ़ाने की हद तक बहुत, यानी ही मेड श्योर के बच्चों ने पढ़ना। आई गिव हिम क्रेडिट, यानी आज जो कुछ हूँ दुआओं, और उसके बाद अगर वो हमें सपोर्ट ना करते, पढ़ाते, इस लाइन पे ना डालते, तो शायद मैं भी कोई छोटा मोटा बिजनेस ही कर रहा था। तो वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया मेरी लाइफ में। उसके बाद जब हम आगे आए
तो फर्म में क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी तो रेफरेंस का तो कोई चक्कर नहीं था। मैंने फर्म में एडमिशन के लिए सारा दिन वेट भी किया हुआ, फर्म में जाके सीवी दे के बैठे हुए बाहर रिसेप्शन पे कि जी कब पारी आएगी, कब कोई लिफ्ट कराएगा, और उस तरीके से तो वो भी किया हुआ। बट जब मौका मिला, इंटरव्यू दिया, तो अल्लाह का शुक्र आई गॉट थ्रू इन KPMG। मैं यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता कि आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, ठीक है। मुझे KPMG में इंडक्ट हुए 1 हफ्ता हुआ था, ठीक है। तो मुझे 1 हफ्ते बाद एक दूसरी फर्म से भी कॉल आ गई। ठीक हो गया, वो फर्गूसन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉल आ गई। अब उस 1 हफ्ते में समहाउ हमारे कुछ 3-4 बैच के लड़के इकट्ठे आए थे, एक और एनवायरनमेंट भी कुछ थोड़ा सा तो आपको 1 हफ्ते में आइडिया हो जाता था उनको। सो तब मैंने मुझे कॉल आई, बट समहाउ आई डिसाइडेड कि जी लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो नथिंग अगेंस्ट PwC और व्हाटएवर, बट आई ऑप्टेड, एक डिसीजन किया, कॉन्शियस डिसीजन किया, ठीक है। और शायद अल्लाह ने मेरा करियर किसी तरीके से कहीं लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता कि PwC में होता तो कहाँ होता, वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ होगा, हिसाब रखा होगा। बट शायद रास्ते ऐसे बनते गए खुद ब खुद कि अल्लाह ताला उंगली पकड़ के पहुँचाता गया। जबरदस्त। क्योंकि सर आपने जैसी ये बात कही ना, तो KPMG में आके एक ही फॉर्म की कॉल है जो आपको एकदम हिला सकती है। क्योंकि उसके अलावा तो कोई फॉर्म नहीं है जिस पर आप सोचे कि यार मुझे यहाँ मूव करना चाहिए या नहीं। इसलिए मैंने फॉरन वो फील्ड पे दी। उस वक्त देखें, अभी तो चले EY कंपैरेटिवली दे हैव ट्रिम्ड डाउन देयर एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, बट अगर उस वक्त देखा जाए तो इफेक्टिवली इट वाज PwC, KPMG एंड EY। आई मीन दीस वर बिग फर्म्स और तीनों अच्छा काम कर रहे थे। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आर्टिकल्स का जो पीरियड है ना सर, आप उसकी बात करने लगे थे तो दरमियान में हम इधर आ गए। अच्छा, आर्टिकल्स में जो एक चैलेंज है ना, वो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल एक प्रेशर कुकर है एक स्टूडेंट के लिए। 4 चैलेंजेस मैंने नोट किए हैं। एक तो वो क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होता है जो कि बहुत पैसे नहीं कमा रहा होता। दूसरे नंबर पे पेपर्स का प्रेशर होता है। तीसरे नंबर पे जॉब का प्रेशर होता है। और चौथे नंबर पे फैमिली टाइम का प्रेशर, क्योंकि उसके पास टाइम भी नहीं है। तो घर वाले कहते हैं यार तुम टाइम भी नहीं दे रहे, तो चलो ये खुशी हो गई भी बड़े पैसे कमा रहे, तो पैसे भी नहीं कमा रहे। वो बच्चा बेचारा खुद अपने एंड पर पिस रहा होता है कि यार मैं फर्म का काम करता हूँ तो देर हो जाती है, तो फिर मैं अपना नहीं पढ़ पाता। वो पीछे से तीसरा प्रेशर घर वालों का कि घर टाइम नहीं दे रहे, तुम ईद पे भी चले गए स्टॉक टेक पे, और XYZ इस तरह की बातें। इस सारी सिचुएशन यकीनन आपने भी फेस किया है। क्या आपको क्या याद है अपने बारे में, बच्चों को क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, यस, मैं आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे जो हमारे प्रोफेशन की ये जो टाइम होता है ना आर्टिकल्स का, दिस इज द टाइम जो डिस्टिंग्विश करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ्रॉम द मेंबर ऑफ एनी अदर बॉडी। ठीक है, आपने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए वो मोर ऑन द प्रेशर साइड, विद योर परमिशन के थोड़ा सा उस एंगल से सोचे जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आर्टिकल से खूबसूरत टाइम किसी के प्रोफेशन में नहीं हो सकता। इट्स ब्यूटीफुल। क्यों? आपने सही कहा, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, बट फाइनेंशियल प्रेशर के साथ साथ पॉजिटिव्स क्या हैं? नॉलेज सीकिंग हो रही होती है, रिलेशनशिप्स बिल्ड हो रही होती है, ठीक है, एंड उसके बाद आप एक नेटवर्क में एंटर हो रहे होते हैं। तो दैट्स एक सर्टन क्राइटेरिया में, अगर आप कह सकते हैं कि जी 3, 3.5, 4 साल में आपने पैसे उतने नहीं बनाए, बिल्कुल नहीं बनाए, लेकिन उस 3.5, 4 साल की वजह से जो 5वें साल आप पैसे बनाते हैं, अगर आपने 3.5 साल ना किए होते तो 5वें साल से बहुत कम पैसे बना रहे होते। बिल्कुल राइट। तो आप जो मर्जी टोटल कर लें, the cost of that 4 years is a lot less as compared to the reward. जी, so मैं उसको उस एंगल से देखता हूं। अच्छा, बाकी चीज़ें कि जी फाइनेंशियल प्रेशर, जॉब का प्रेशर, फैमिली टाइम, ये 2-3 पॉइंट देखें। फैमिली टाइम, वंस यू आर इन अ प्रोफेशन, आप जिस मर्जी प्रोफेशन की बात करें, भूल जाएं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स बेचारों का क्या हाल था, ठीक है, इंजीनियर्स का क्या है,
लॉयर्स का क्या है? डू यू थिंक दे डोंट गो थ्रू दैट फाइनेंशियल प्रेशर? ठीक है, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो फिर उनसे कई गुना ज्यादा पैसे कमाता है, कहीं कंपैरेटिवली रिवॉर्ड उनसे बहुत ज्यादा है, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। सेकेंडली, फैमिली प्रेशर, फैमिली टाइम की अगर पर्सपेक्टिव से बात करें, डोंट यू थिंक कि डॉक्टर हमारे से कितना ज्यादा टाइम देता है? उनकी तो शायद फैमिली लाइफ है ही नहीं। 12-12 घंटे की शिफ्ट है और अगर डबल लग गए तो फिर 36 घंटे। एग्जैक्टली। तो हमें देखें, नेगेटिव ढूंढना तो सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है इस दुनिया में क्रिटिसाइज करना, लेकिन उस चीज में रह के उसमें से पॉजिटिव ढूंढना कमाल तो है। अगर आपके आर्टिकल्स में आपको यानी एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो डेफिनेटली प्रोफेशनली यू आर कंपैरेटिवली, यू मे बी वीक कंपैरेटिवली। अब हम कहें कि जी मुझे एक्सपोजर भी चाहिए, तो मैं कहूँगी 2 घंटे करना यानी पेन तो लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना है ना, Yes. दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। जी सर। प्लस पेपर्स का प्रेशर, तो नॉट ओनली बाकी चीजें तो अपनी जगह, आर्टिकल्स आपको सिखाता है कि अपनी जिंदगी प्लान कैसी करनी है, डिसिप्लिन कैसे करना है, दिन के किस टाइम पे आपने पढ़ना है, किस टाइम पे आपने फर्म में करना है, किस टाइम पे आप क्लाइंट जाएंगे, ठीक है, किस टाइम के दोस्तों के लिए टाइम है, कोई एक्टिविटी है वो आप करेंगे। ऑल सेड एंड डन, सबसे बड़ी बात, आपके मैनेजर ने आपको बुला लिया, assuming that's the time जिस वक्त आपने पढ़ना था, that's the challenge you have to manage, कि आज नहीं पढ़ सके तो वीकेंड पे क्या घंटा ज़्यादा लगाना, ठीक है। तो आई बिलीव ये सोचना कि आर्टिकल्स टफ है, प्रोफेशनल लाइफ इससे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं, इससे ज़्यादा टफ तो नहीं मैं कहूँगा, आई वुड से चैलेंजेस हैं, लेकिन शायद आर्टिकल्स में हमें उस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है, व्हाट्स कमिंग अहेड, ठीक है। और आर्टिकल्स के बाद मैं आपको बताऊं, आप जो मर्जी करें, आर्टिकल्स में तो हम फर्म को, उसके इन्वायरमेंट को या उसके वर्किंग को, स्केड्यूल को जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट वंस वी आर आउट ऑफ द फर्म, जब हम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वाकई आर्टिकल जन्नत तब पता लगता है, ठीक है। जब आपको कहीं जाते हैं और आपको छुट्टियां नहीं ना मिलती, फिर आप बन जाता है। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जिन्होंने पेपर वाले दिन पेपर दे के दफ्तर आए। सर हमारे एक क्रू के पार्टनर पॉडकास्ट में एक दिन मुझे कहने लगे, आर्टिकल्स लाइफ के बाद आप जिंदगी में कभी ये नहीं कह सकते कि मुझे ये काम नहीं आता अपने एम्प्लॉयर का। आर्टिकल्स में आप पार्टनर के पास जाते हैं, सुपरवाइजर, जिसके पास भी जाके कह दें कि आप मुझे नहीं आता, लेकिन आर्टिकल्स के बाद हर बंदा एज्यूम करता है कि भाईजान अब ये कारीगर बन गया है, अब ये डेवलप हो गया है, तो फिर उसके बाद फिर आप ये बात नहीं कर सकते। तो आर्टिकल्स जो गुजार लेता है वो उसको बड़ा गोल्डन पीरियड मानता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसमें होता है वो यही सोच रहा होता है कि मैं मुश्किल में हूँ। हालांकि मेरा ख्याल है कि वंस दैट फेज इज ओवर तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, क्या आपने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई किया? और फाइनल लेवल तो भाई बड़े मुश्किल भी होते हैं, पर उसमें कोई फेलियर देखा? थोड़ा सा इस बारे में बताएं, अपने क्वालिफिकेशन तक का जर्नी फ्रॉम आर्टिकल। मैं आपसे पहले जैसे शेयर किया, बैक शैक का तो रेफर ही रेफर, फाइनल का भी ऐसे ही हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट अनफॉर्चुनेटली मैंने मेहनत नहीं की, मैं आज भी ये कहता हूँ कि मैंने मेहनत नहीं की, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुडंट गेट थ्रू। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने P1, उस जमाने P1 P2 हुआ करता था, वो दिया और एक सब्जेक्ट में मैं रेफर हो गया। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने P2 दिया और वो रेफरल दी। अच्छी बात बुरी बात, P2 मेरा थ्रू हो गया, उसमें मैं री-रेफर हो गया। यानी आप सोचें, जब मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊँ, जब मैं रेफरल का पेपर देने गया था, री-रेफर का पेपर देने गया था, तो प्रैक्टिकली मैं अपनी वालदा को कह के गया था कि जी दुआ करना, ये लैप्स हो गया ना तो मैं फारिग हूँ। शुरू तो यानी आपके उस जमाने में तो चारों पेपर मॉड्यूल उड़ जाता था। सो लेकिन अल्लाह ने करम किया। आई मीन दैट वाज द टाइम। यानी कमिंग टू योर क्वेश्चन कि जी विद इन आर्टिकल्स हुआ क्या हुआ, ठीक है। आर्टिकल्स के आई थिंक 2 अटेम्प्ट्स बाद आई क्वालिफाइड, ठीक है। तो और उसमें भी प्रैक्टिकली एक मैंने P2 की अटेम्प्ट थी और
एक री रेफर वाला एक पेपर था जो वो दिया और उसके साथ हुआ इस तरह का। तो यानी आई बिलीव कि अगर मैंने शुरू में थोड़ा सा वो पहली अटेम्प्ट ज़ाया ना की होती तो शायद राइट विद इन आर्टिकल्स, राइट आफ्टर आर्टिकल्स आई वुड हैव बीन थ्रू। लेकिन वो मेरी एक नालायकी थी। ये लाइफ ने कुछ सिखाना होता है आपको, वो सिखा देती है। अल्लाह का बहुत करम रहा कि जल्दी सीख के, ठीक है, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि शुरू की अटैम्प्ट्स ऐसी होती हैं जो बड़ी आइडियल अटैम्प्ट्स होती हैं टू क्वालिफाई। खुदा ना खास्ता इफ़ इट कंटिन्यूज 2 4 5 अटैम्प्ट हो जाए तो एज अ स्टूडेंट यू फेल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा, एंड दैट्स द मोस्ट डिजास्टरस सिचुएशन जब हमें खुद ना पता लगे कि मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। सो वो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा, आर्टिकल्स खत्म हो गए और क्वालिफाई नहीं किया हुआ था अभी, तो फिर क्या प्लान किया, जॉब की या जो है वेट किया कि मैं पहले क्वालिफाई करूं फिर जॉब करूं? मेरा एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मैंने ऑडिट में नहीं रहना था। दूसरी काफ़ी हद तक था कि क्वालिफिकेशन तक ना मैंने फर्म में रहना, तो आई स्टेड इन द फर्म और आई ऑप्टेड फॉर टैक्स राइट फ्रॉम पोस्ट आर्टिकल स्ट्रेट। इससे पहले आप ऑडिट में थे? आर्टिकल यानी मिक्स था, मेरे आर्टिकल्स मिक्स थे और एक टैक्स सर्टेन पीरियड देयर। सो मुझे फ्लेवर था और सम हाउ यू कैन से कि जब आप आर्टिकल्स में टाइम गुजार रहे होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि जी विच डिपार्टमेंट परहैप्स यू माइट ट्राई। तो मुझे कुछ हद तक क्लैरिटी थी कि टैक्स में आई माइट ट्राई। उस ज़माने में, अब तो शायद हालात बहुत बेहतर हो गए, उस ज़माने में टैक्स काला पानी कंसिडर किया जाता था। अच्छा, यानी नॉर्मली आर्टिकल्स में भी अगर बच्चा टैक्स में चला जाए तो एक प्रॉब्लम कंसिडर की जाती थी, और सम एक्सटेंट अभी भी की जाती है। बट जॉब के पर्सपेक्टिव से तो लोग कहते थे कि यार इंडस्ट्री में चले जाएँ, ऑडिट में चले जाएँ, ठीक है, और टैक्स वेरी रेयर, बहुत कम लोग आते थे। बट उस वक्त आई ऑप्टेड फॉर दैट। आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपने सीनियर से बात हुई थी तो मैंने उन्हें कहा था कि गिव मी 3 months, either I will stay here and I'll have for a long term, or I'll leave, because being in a managerial position there are different challenges. So I think I wanted to assess कि क्या मैं लोगों की expectations को पूरा उतर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। तो वो अल्लाह ने करम किया, वो 3 महीने गुजरे और I think टैक्स में मेरे ख्याल में it's been almost 23 years। ठीक है, 24 years। आपने जो कमिटमेंट की थी उसे पूरा किया फिर 3 माह के बाद। Exactly। कई लोग 3 माह गुजरने के बाद कहते हैं कि मैं 3 माह और सोच लेता हूँ। करेक्ट। अच्छा सर, आपने आर्टिकल्स के बाद, अच्छा उसके बाद आप क्वालिफाई कर गए और फिर आपका ये जर्नी जो है ना वो आगे केपीएमजी के साथ ही चलता रहा। फिर आपने माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से तरक्की की और फिर लेडर्स जो प्रोफेशनल ग्रोथ के हैं वो चलते चलते आप पार्टनर बन गए। ये जो सफ़र आपका है, क्वालिफाई आपने किस अटेम्प्ट में, किस साल में किया था सर? आई थिंक 2001 में शायद किया था, 1 या 2 में किया था। और आप 2009 में पार्टनर बन गए थे? हाँ, 2 में क्वालिफाई किया था और 9 में पार्टनर किया था। तो ये 7 इयर्स में आप क्वालिफाई करने के बाद पार्टनर बन गए। बिल्कुल सही है। ये मुझे लगता है कि केपीएमजी जैसी फर्म में 7 साल में पार्टनर बनना, इसके पीछे जो राज है सर वो आप बताइए प्लीज़। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं, मेरे सीनियर्स भी शायद ये सुनेंगे, एंड आई डोंट नो ऐसे हुआ या नहीं हुआ, बट एक तो मैं एग्री करता हूँ कि वन ऑफ द रीज़न वाज माय माइंड वाज क्लियर टू स्टे, एंड प्लस मेरे उस्ताद उन्होंने मुझे शुरू में कहा था कि हैव अ लॉन्ग टर्म विजन के ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, तो वो 5 years प्लान माइंड में शुरू से था। उसमें जब स्टार्ट में टैक्स में करियर स्टार्ट किया तो कुछ अरसे बाद ये कुछ क्लैरिटी थी कि यही कंटिन्यू करना और पार्टनरशिप के लिए टारगेट करना, तो वो 5 years 6 years माइंड में थे, तो उसको सामने रखते हुए ही सारा कुछ किया। आई स्टिल रिमेंबर, अगर आप मेरे आर्टिकल्स और जॉब वाला पीरियड देखें तो मेरा जॉब वाला पीरियड ज़्यादा टफ था। ठीक है, आर्टिकल्स
और ये होता है मेरा जहाँ तक ख्याल है, प्रोफेशनल करियर वंस इन अ जॉब इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है, तो टू कम अप टू दैट लेवल आपको फिर मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आर्टिकल्स में तो देखें जो मर्जी कर लें, टीम होती है, फिर सीनियर होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर बेचारा सारे कुछ नहीं तो पार्टनर से बड़ा खाना से ठीक है, तो बहुत सारी होती है। इन अ मैनेजेरियल रोल इवन योर पार्टनर डोंट एक्सपेक्ट कि आपने होमवर्क पूरा नहीं किया होगा, यू दिस हैज़ टू बी देयर। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि शुरू के कुछ सालों की बात करूं कि मैं संडेज़ भी घर जाता था। अच्छा। ठीक है। फिर लेकिन ये नहीं होता था कि मैं इंटेंशनली लेट सिटिंग करूं या मैं बैठा हूं तो मेरी टीम भी सारी बैठी है, ऐसे नहीं होता था। जो जिसका काम है वो बैठा है, मेरे साथ बैठा है, तो हम बैठे। विद द पैसेज ऑफ टाइम मकसद मैं क्या, यानी मैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, आई यूज टू गो थ्रू एवरी डॉक्यूमेंट जो मेरे से पहले था, मेरे क्लाइंट्स की हिस्ट्री वटेवर, या मेरे होते हुए हो रहा था, मेरे होते हुए तो मेरे हाथ से गुजर रहा था। ठीक है, तो इतनी क्लाइंट बेस के साथ हाउ कैन यू पॉसिबली अंडरस्टैंड एवरीथिंग अगर आप खुद नहीं गो थ्रू करेंगे। तो एक शायद ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कब क्यों कैसे हुआ, अपने हाथ में लिए सारा हाथ में। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, हर साल या जब भी इंक्रीमेंट्स वगैरह होता था, सवाई 1 साल के, मैंने कभी फाइनेंशियल्स पे बात नहीं की कि मुझे इतना इंक्रीमेंट दे दे। मेरी अपने सीनियर से हमेशा प्रमोशन पे रही होती थी। जबरदस्त। ठीक है, और इसकी बेस क्या थी, व्हेन आई क्वालिफाइड, मेरे एक टीचर ने, मैं उन्हें मिलने गया, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उन्हें बताया कि क्वालिफाई कर लिया, फिर उन्होंने मुबारक दी, सारा कुछ किया। उसके बाद वन ऑफ द पीस ऑफ एडवाइस ही गेव मी वाज, ही टोल्ड मी, ज़िशान, प्री क्वालिफिकेशन पीरियड इज ओवर, नाउ योर रियल चैलेंज स्टार्ट्स, एंड रिमेंबर वन थिंग, डोंट गो आफ्टर मनी, फोकस ऑन योर कैरियर, मनी विल कम आफ्टर यू। ठीक है, मुझे नहीं पता पैसा आया मेरे पीछे या नहीं आया, बट एक चीज़ जो मैंने देखी कि जब मैं हमेशा प्रमोशन के लिए जाता था, तो अगर एक दफ़ा प्रमोशन नहीं भी होती थी, नेक्स्ट टाइम हो जाती थी, तो उस प्रमोटेड पोजीशन के साथ जो बेंचमार्क सैलरी है वो तो मुझे मिलनी ही मिलनी है। यस। बजाय कि मैं लड़ूं कि मुझे 10, 15, 20%, 25% आप इंक्रीमेंट दे दें, मुझे पोजीशन वो ऑटो आ गया। यस। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि जी एक शॉर्टर पीरियड पे अल्लाह ने मुझे उस पोजीशन पे पहुंचाया, उसकी वजह शायद खुदा की सपोर्ट के और माँ की दुआओं के अलावा ये थी कि मैंने समहाउ फास्ट ट्रैक प्रमोशंस होती हैं। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव यही था, बिजनेस केस होता था, माय सीनियर्स यूज्ड टू चैलेंज क्या है नहीं है किस तरीके से। आई स्टिल रिमेंबर बीइंग अ मैनेजर, मैं अभी भी अपनी टीम को कहता हूँ और आगे भी कहूँगा कि आप अगली टियर पे तब पहुंचेंगे जब अगली टियर का काम आज कर रहे होंगे। ठीक है, हम तो आज के टियर का काम नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि जी नेक्स्ट टियर पे पहुंचे। सो हिस्टोरिकली सेल्स एंड मार्केटिंग, आई रिमेंबर 2005 में व्हेन आई वाज अ मैनेजर, उस वक्त मैं एक एंगेजमेंट एक क्लाइंट के साथ साइन करवाने में कामयाब हो गया था, एंड दैट वाज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय माय सीनियर्स। सो हालांकि दिस वाज जनरली नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग क्लाइंट लेके आना, दैट्स कंसिडर्ड टू बी द रोल ऑफ अ पार्टनर। सो मैं वही कहूँगा कि जी आपने जिस चीज़ को टारगेट किया हुआ है, आप काम उसका शुरू करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना शुरू करें, अल्लाह ताला खुद आपको वहाँ तक पहुँचाता है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। सर ये सीरियसनेस भी साथ साथ ज़रूरी है। इसका मतलब है कि नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन पार्टनर बनने के लिए या पार्टनर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। द मोर आपके लिंक्स हैं उतना बेहतर लोगों को एंगेज करेंगे, और जितना बिजनेस फर्म में लाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप पार्टनर प्रमोट हो जाएंगे। देखिए 3-4 चीज़ें, बीइंग अ पार्टनर और अ मैनेजर। ठीक है, कोई एक चीज़ आपको पार्टनर नहीं बनाता। देयर आर सर्टेन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
आपको पता होना चाहिए मसला है क्या, और डिसीजन मेकर होना चाहिए. इफ यू कीप ऑन सिटिंग ऑन थिंग्स, आप डिसाइड ही नहीं करेंगे तो कैसे आगे चलेंगे. एक चीज, सो डिसीजन मेकर होना जरूरी है आपके पास. राइट और रॉन्ग, और आप गलत फैसले भी करेंगे, आप सही फैसले भी करेंगे. गलत फैसले से डर के आप फैसला ना करें, दिस इज नॉट द चॉइस. ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. लेकिन गलत फैसला अगर हो गया, उससे सीखें कि क्या गलती थी. तो फैसला, डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट. दूसरा, टीम बिल्डिंग. मैं या कोई अगर पार्टनर बनना चाहता है और नीचे बंदे ही नहीं है, मुझे ये बताएं कोई क्यों पार्टनर बनाएगा. अगर पार्टनर बन के भी आपने आर्टिकल स्टूडेंट वाला काम करना है तो फायदा की. बिल्कुल समझ. सो तो पहली बात तो ये है कि यू शुड ऑल्सो बी मेकिंग अ टीम एंड यू शुड बी डेलीगेटिंग योर वर्क. आपने बड़ी अच्छी बात की कि सेल्स एंड मार्केटिंग करेंगे, ठीक है ना, काम लेके आना है पार्टनर का काम, ठीक है, क्लाइंट रिलेशनशिप काम है. और मेरे पास टाइम ही नहीं मिलेगा अगर मैं रूटीन कंप्लायंसेस में फंसा रहूंगा, ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स बनाता रहूंगा, तो मैं क्लाइंट को टाइम कैसे दूंगा. तो जरूरी है कि टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स. फिर ऑब्वियसली आपके अंदर एक हंगर होनी चाहिए टू ब्रिंग न्यू वर्क. ये इंपॉर्टेंट. इन सारों में से जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, you should be considered as a person who can provide you solution. मार्केट में रिलेशनशिप्स आप बनाएं, काम के लिए ना बनाएं, ठीक है. सिंसियरली मसले का हल बताएं, सिंसियरली नेटवर्किंग करें, कॉन्टेक्ट्स बनाएं, काम आपके पास खुद आता है. यस, ठीक है. अगर आपकी रेपो पॉजिटिव है, आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास काम आएगा. हम क्या करते हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग को ये कंसिडर करते हैं कि जाके सीधा क्लाइंट ए काम मैंने चाहिए. ये हो सकता है बाय द वे, अगर आपकी रिलेशनशिप उस लेवल पर पहुंच गई है तो यू कैन आस्क द काउंटर पार्टी कि सर ए काम तो मैं करना है. ये एक्सट्रीम है और बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप की एक एक्सट्रीम है, जिसमें आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे क्लाइंट को कहेंगे सर है तो मैं ही करना है, किसी और नहीं करना. लेकिन इससे पहले यहाँ तक पहुंचने के लिए रिलेशनशिप उस लेवल पे पहुंचना बहुत जरूरी है. सो आई बिलीव रिलेशनशिप्स, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, टीम बिल्डिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको उस टियर पे पहुंचाती हैं, ठीक है. और इन सब से ऊपर खुदा ने अगर आपका हाथ पकड़ा होगा तो रास्ते खुद बनते हैं. सर, आपने बार बार ये बात कही कि मेरी तरक्की में मेरी माँ की दुआ है. मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं अपनी आने वाली नस्ल को देख रहा हूँ कि वो लोग इतनी माँ बाप की परवाह नहीं कर रहे, और मैं चाहता हूँ कि वो लोग सीखें कि उनके बड़े जो हैं वो इस पोजीशन पे पहुँच के भी अपनी माँ के कदमों को चूमना अपने लिए फ़ख्र समझते हैं, और हर पॉइंट, हर बात के बाद ये बात कहते हैं कि अल्लाह और मेरे माँ बाप की दुआ है. इज्जत करनी क्या वाकई इससे कोई तरक्की का लिंक है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की. अब आपकी बात की ना 2 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है. एक ये जिस हस्ती की आपने जिक्र किया, ठीक है, वालदा. पहला आपका सवाल कि इज्जत करनी तो वाजिब, वो तो यानी देयर इज नो सेकंड थॉट, ठीक है. अब वालदा के पर्सपेक्टिव से या उस हस्ती के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं. ये वो हस्ती है, आप इज्जत नहीं भी करेंगे ना, उसने दुआई देनी है. कमाल ये, ठीक है. सो जो आपकी बात है कि इज्जत करनी ज़रूरी है, यस इट इज़, हमारे मज़हब की भी है और वैसे भी हमारा सोशल सेटअप ऐसा है, हमें यहाँ तक पहुँचाना वो सारा कुछ, ठीक है, उनकी जितनी कुर्बानियाँ होती हैं. साथ ही जो नहीं भी इज्जत करता उस हस्ती ने तो फिर दुआई देनी है, जो मर्जी कर ले, और उसकी दुआ से पता नहीं क्या क्या बलाएं टल जाती हैं. तो ये आई बिलीव आपके पेरेंट्स, योर फैमिली, इवन मैं तो इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ, इवन योर किड्स, ठीक है. आपकी फैमिली, आप ग्रो कर ही नहीं सकते अगर आपकी फैमिली एज अ होल आपके विजन का हिस्सा नहीं है. तो ये हो ही नहीं सकता. सब कोई
समहाउ अपना हिस्सा डालते हैं, कुछ दुआओं की शक्ल में डालते हैं, कुछ आपको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करने की शक्ल में डालते हैं, कुछ आप जब परेशान होते हैं तो आपकी बातें शेयर करने की शक्ल में डालते हैं हिस्सा, कुछ जो उनका टाइम बनता है आप नहीं देते उसको सेक्रीफाइस करने की सूरत में डालते हैं। ठीक है, तो कोई भी सक्सेसफुल आदमी या जो भी है आइसोलेशन में वो सक्सेस isolation नहीं में कर ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल वो बिल्कुल ही कला है, बिल्कुल ही पता उस वेले भी आई थिंक इट्स प्रैक्टिकली रियली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। सर केपीएमजी के पार्टनर हैं और सीनियर पार्टनर हैं माशाल्लाह। केपीएमजी के बारे में ये बड़ी मिथ है कि केपीएमजी में सिफारिश बड़ी जलती है, और ये एक दो अटेम्प्ट्स पहले ही उन्होंने टेस्ट शुरू किया, वरना टेस्ट भी नहीं होता था, फ़ोन कॉल ही होती थी, और वो फ़ोन कॉल पहले एक इधर से जाए तो फिर उसके बाद वहाँ से आती थी स्टूडेंट को। प्लीज़ आप इसको क्लैरिफाई करें। अच्छा मैं बताता हूँ, देखें एक तो आपने बिल्कुल एक्चुअली ये टेस्ट लाने का मकसद ये था कि ये मिथ तोड़ी जाए। पहली बात, मिथ क्रिएट करना बहुत आसान है। मुझे ये बताइए केपीएमजी को आप रीजनेबली इन द टॉप फर्म्स रेट करते हैं या नहीं करते? मुझे पहले 100% करते हैं। करते हैं। तो पाकिस्तान में इस फर्म की हिस्ट्री तकरीबन 60 साल है, ठीक है। 60 साल में अगर इस फर्म ने फोन पे बंदे रखे हों तो डू यू थिंक ये टॉप फर्म्स में इतने सालों से रहे? सस्टेन नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ, आपके कहने पे मैंने बंदे रख लिए, इनके कहने पे बंदे रख लिए, और दोस्तों के कहने पे मैंने बंदे रख लिए। वो काम मैं किसी को कराना है दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं एक और अज्यूम कर लूँ कि मैंने आप सबके कहने पे बंदे रख लिए और उनमें से कुछ लोग मेरिट यानी कॉम्पिटेंट भी, ठीक है। स्टिल अगर मेरा क्राइटेरिया ये है कि मैंने सारे रेफरेंसेस पे बंदे रख लिए हैं, तो काम फिर मैं बना लेता हूँ अपनी जगह पे, काम आप करना शुरू कर दें। क्योंकि सर फर्म के साइकिल के बारे में कहा जाता है कि कॉम्पिटेंट बंदे नहीं रखेंगे, वो अगर कॉम्पिटेंट पोजीशंस पर नहीं जाएंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? करेक्ट। तो यानी आप ही ने कहा कि इट इज़ रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स, ठीक है। और आज भी अभी हमने इंडक्शन महीने दो पहले ख़त्म की है, तो आई थिंक आई बिलीव वी आर द फर्म जिन्होंने सबसे ज़्यादा लड़के बच्चे हायर किए, ठीक है। सो और ये आज नहीं, ये पिछले कुछ अटेम्प्ट से हम लोग कर रहे हैं। स्ट्रेंथ भी है, बिजनेस भी है, माशाल्लाह सारा कुछ। तो उसके और ये आईबीए का जो टेस्ट का कॉन्सेप्ट लाए गए, उसके पीछे साइंस भी यही थी कि यार होते समझ जाओ कि आउटसोर्स कर देता। तो रेस्ट श्योर अभी इंडक्शन हुई है, मैं ये रेफरेंस देना नहीं चाह रहा, बट हिस्टोरिकली भी मेरी टीम में भी ऐसे बच्चे रहे हुए हैं, ठीक है। अब भी देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम सदर्न पंजाब एंड ऑल दोज रीजन्स, जिनके पेरेंट्स को आपको देख के मैं मिला हूँ उनसे, और मैं चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे या किसी का ये माइंड फ्रेम है कि यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस से होता, तो मेरी इंडक्शन और उन स्टूडेंट्स की फैमिली बैकग्राउंड्स चेक करें, ठीक है। और फिर मुझे बताएं उन फैमिली बैकग्राउंड्स, वो बेचारे तो शायद वो लोग हैं जिनके शायद पिछली 2 जनरेशन में कोई इस तरह का रिसोर्सफुल रेफरेंस वाला बंदा नजर नहीं आ रहा। सो ऑल सेड एंड डन, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रेफरेंस पे नहीं चल सकती। पहली बात, केपीएमजी को तो छोड़े, कोई और भी नहीं चल सकती, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, द मोमेंट मैं बेसिक क्राइटेरिया को वायलेट करूँगा, सोशल मीडिया का दौर है, मैं आपको जनरली बात बताऊँ, यानी कई दफ़ा ये ज़रूर होता है, मैं शेयर कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बच्चा रेफ़र किया और वो मेरे क्राइटेरिया पूरा नहीं करता, बट आप मुझे कहते हैं कि यार फलां का रेफरेंस है, मुझे एक दफ़ा इससे मिल। अब मैंने मिल लिया उससे, मिलने का मकसद उसको सिर्फ यही बताना होता है कि यार दिस इज़ द क्राइटेरिया, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, कहीं काउंसलिंग या कहीं किसी फर्म में रेफ़र या आई कैप में कहीं भिजवाने की ज़रूरत है तो मुझे आप बता दो, आई कैन हेल्प यू विद दैट, बट यहाँ पे नहीं होना, ठीक है। तो कई दफ़ा वो शायद वो एक छोटी सी मुलाकात जिसका ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग होती है,
इट इज़ कंसिडर्ड कि जी पता नहीं एक फ़ोन आया और उसको मिल लिया, वो बच्चा रखा नहीं जाता। बिल आ देते हैं। हाँ, और ऑर्गेनाइजेशन के ना सिस्टम होते हैं। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जी आप मुझे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल FTS 34 था मेरा, आप कहते हैं कि जी FTS 24 का बच्चा रख लें, या मेरे अभी 5 पेपर रहते हैं, आप मुझे रख लें, ठीक है। तो मैंने उनसे अक्सर पूछा, कभी आपने FSC करने से पहले मैट्रिक में आपने कहा कि यार मुझे FSC की डिग्री दे दें? कभी ICAP को आपने जाके कहा कि जी छोड़ो मैं कर लाँगा, मैंने आर्टिकल्स की इजाज़त दे दो? देयर आर सर्टेन डिसिप्लिन्स क्राइटेरिया दैट नीड्स टू बी फॉलोड, और नॉट ओनली हमारे प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन, अदर प्रोफेशंस आल्सो फॉलो दैट, ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो दैट। सो ये मिथ ज़रूर है, ठीक है। मेरी इस पे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकलें। ये मैं अक्सर डिस्कशन करता हूँ। फोकस ऑन देयर कैपेबिलिटीज़। पहुँचते हैं लोग, ज़रूर पहुँचते हैं, मेरे पास अपने स्टूडेंट्स हैं। सर एक बात और है कि जनरली ये ट्रेंड भी देखा जा रहा है, बिग 4 के वाले से मैं खास तौर पे बात करूँ, सिर्फ KPMG की नहीं, कि OA लेवल के बैकग्राउंड के बच्चों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हम्बल बैकग्राउंड वाला बच्चा मैट्रिक से होता है तो अक्सर वो इस चक्कर में भी बेचारा रह जाता है, या चूंकि वो उतना प्रेजेंटेबल नहीं होता शायद। अच्छा, अब इस सवाल के दो एरियाज हैं। एक ये कि क्या OA लेवल को प्रेफर किया जाता। पहली बात तो ये कि OA लेवल की परसेंटेज कितनी होती है, अगर प्रेफर किया भी जाता है एज्यूम 5% 10%, ठीक है। मेरी इंडक्शन में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट लास्ट इंडक्शन में लाहौर की आई थिंक 60+ लड़के हम लोगों ने बच्चे रखे। मेरा अपना ख्याल है 5 से 10 से ज़्यादा OA लेवल के बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि OA लेवल की परसेंटेज ही बहुत कम है, ठीक है। इवन इफ अगर होती भी है तो दे हैव टू गो थ्रू द सेम क्राइटेरिया। अगर वो टेस्ट पास करके नहीं आया तो नहीं कर सकता, खत्म हो गई बात, ठीक है। वहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया में एक मैट्रिक का लड़का है, A लेवल्स का लड़का है, O लेवल्स का लड़का है, अगर मैट्रिक का लड़का थ्रू कर गया है और उसके से 70% मार्क्स हैं और A लेवल के लड़के 55% मार्क्स हैं या 50 से कम है, 50 से कम ही इज नॉट कॉल्ड, ठीक है। तो वो अपनी जगह बहुत क्लियर है। तो दो चीजें हो गई, परसेंटेज ही कम है तो कंपटीशन भी कम है। जब ओपन क्राइटेरिया आता है इट्स इक्वल फॉर ऑल। अब वो वाला टेस्ट पास कर रहा है OA लेवल वाला, तो इसमें क्या, जो बच्चा पास करेगा उसको कर रहा है, एग्जैक्टली। जो उनका भी फेल हो रहा है वो फेल हो रहा है, उसको सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ के जी A लेवल कर लिया हुआ है, दैट्स नॉट द क्राइटेरिया। डन सर। अच्छा जनरली सॉरी, एक मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, ये अब थोड़ी सी क्रिटिकल चीज है कि अगर आप बात करें कि जी उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर है, ठीक है, तो क्या हमारा ख्याल नहीं है कि हमें फिर इसी पे काम करना चाहिए? ये तो बहुत, ये आपको याद है मैंने वही बात कर ली जो शुरू में बात की थी। जी सर। ठीक है जी सर। अगर कंपटीशन आ रहा है तो असेस करें। एक तो ये है कि हम उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, दूसरा है कि यार वो क्यों बेहतर है प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो क्या मेरे पास टोस्ट मास्टर नहीं है? क्या मेरे पास ऑनलाइन सब कुछ नहीं है? ठीक है, और बहुत सारी चीजें फ्री हैं। PPE जो है जो एम्बेडेड है कैफ तो के साथ। क्या मैं कैफ के पीरियड में अपनी ग्रूमिंग खुद नहीं कर सकता? क्या ICAP ने भी फैसिलिटीज नहीं दी हुई, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी हुई? तो वो जिसे कहते हैं ना कि फॉरगेट अबाउट के अगला क्या है, बट मेरी शॉर्टकमिंग ये है तो मैं उस पे फोकस करूं, यस, बजाय कि कहूं कि दुनिया के लोग जालिम सर। अपना पार्ट बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। सर जी ये प्रोफेशन जो है ये बड़ा कहते हैं जी कि मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है सर। इसके क्या गर्ल्स को इस प्रोफेशन में आना चाहिए, और क्या गर्ल्स के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं? एक तो ये कि गर्ल्स को आना चाहिए, ठीक है, और ओवर द इयर्स ICAP में इस प्रोफेशन में द परसेंटेज ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड और रीजनेबली इंक्रीज्ड। तो एक तो ये बहुत क्लियर है, ठीक है। दूसरा, मैं इसी पे एक एग्जांपल देता हूँ। आई रिमेंबर टैक्स में हिस्टोरिकली लोग समझते नहीं है कि फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ वो काम करें।
मैंने कॉन्शियसली 2007-8 से हमेशा फीमेल स्टूडेंट्स को टैक्स में हायर एक सर्टेन परसेंटेज करना शुरू कर दिया था और इंटेंशनली शुरू कर दिया था, ठीक है। 2 रीजंस थी। एक तो आई बिलीव लीगल पर्सपेक्टिव से आई हैव सीन फीमेल्स इक्वली कॉम्पिटेंट, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक और हैंडीकैप सर्टेन कंसिडर किया जाता था कि फीमेल्स अगर होंगी तो वो टैक्स ऑफिस कैसे जाएंगी और सारा कुछ होगा। हमारे टैक्स ऑफिस का कल्चर बहुत रिफाइन हो गया। आज से 20 साल पहले जब मैंने प्रोफेशन शुरू किया था, ऑफिस की इन्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, लिफ्टें नहीं थी, कंपैरेटिवली इट वाज, बट नाउ ओवर द लास्ट 10 years एंड प्लस टैक्स ऑफिसर्स के इन्वायरमेंट बहुत बेहतर हो गई है। तो नाउ टैक्स में भी आई बिलीव फीमेल्स को आना चाहिए। हमारे प्रोफेशन की जहाँ तक बात है, फीमेल्स को बिल्कुल आना चाहिए। और ना सिर्फ देखें, आई नो फीमेल स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर बहुत काम कर रही हैं, और वो तो चलें जॉब पर्सपेक्टिव से काम कर रही हैं। विद इन आर्टिकल्स नाउ फीमेल्स दे ऑप्ट फॉर सेकंडमेंट्स। तो चेक द माइंड फ्रेम, विलिंगनेस इज देयर, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि जी फीमेल आ जाएंगी तो वो लाहौर में और एक जगह पे काम करेंगी। अब वो लीड सिटिंग्स भी करती हैं, और मुल्क में, दुनिया में जहाँ जहाँ उनको जाना पड़ता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर वर्क, दे डोंट शो एनी हैंडीकैप्स। बाकी जहाँ दूसरी बात आई कि हमारे प्रोफेशन में आना चाहिए, हमें फर्म्स को भी वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, और वो फीमेल के पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो एज ए जर्नली करना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म में टूटी हुई टेबल है तो वो फीमेल स्टूडेंट है या मेल स्टूडेंट है, या दैट्स अनफेयर, ठीक है। एक फर्म में अगर आप अनड्यू लेट सेटिंग्स कर रहे हैं, बिला वजह लेट सेटिंग कर रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग फ्रॉम आइदर जेंडर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो वो जो गलत है वो दोनों के लिए गलत है, ठीक है। और जो जेन्युइन है वो माशाल्लाह फीमेल्स भी दे आर इक्वली पार्टिसिपेटिंग। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अब फर्म की बात चल रही है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं फर्म के कल्चर में। 2 चीज़ों के बारे में ना स्टूडेंट काफ़ी बात कर रहे होते हैं, और कभी ना खुश हो तो उनसे 2 वजूहात ज़रूर वो कहते हैं। एक लेट सिटिंग, ठीक है, और एक स्टाइपेंड वाली बात है। हम इसको अलग-अलग डिस्कस करते हैं। लेट सिटिंग अब तो ऐसा होने लग गया है, मैंने देखा है कुछ फर्म्स में, बल्कि मेरे एक स्टूडेंट है अभी, वो मेरे पास तकरीबन 3 दिन पहले, उन्होंने उसने मुझे कहा कि मुझे इंटरव्यू में उस फर्म के पार्टनर ने बड़ा क्लियरली कहा है, भाई हर रोज़ 8-9 बजेंगे। पहले दिन ही उन्होंने कह दिया कि भाई ये 3 दिन बाद आया कि जी आज तो मुझे ज़रूरी काम है। पहले दिन कह दी भी फर्म में 8-9 रोज़ बजेंगे, कभी इतवार ऑन होगी कभी ऑफ होगी, आप अपना माइंड बना लिया है तो ज्वाइन करें। और वो कोई ऐसी फर्म नहीं है कि बंदा अब फौरी तौर पे कहे कि यार इतना बड़ा नाम है मैं ज्वाइन करूं, बात की बात देखी जाएगी। लेकिन एक छोटी फर्म जो है वो भी इस तरह से एक्सप्लॉयटेटिव मोड में हो। एक बात मैं एक्सप्लॉयटेशन इस हवाले से भी कह रहा हूँ कि सर 3-3, 4-4 माह बाद रजिस्टर करना बच्चों को, ये चीज़ जो है ना, ये भी स्टूडेंट के लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग होती है। ख़ासतौर पे वो बच्चा जिसने बड़ी मेहनत करके कैफ पास किया, और कैफ पास करते उसे लग रहा था कि लो जी अल्लाह का शुक्र है असल काम तो हो गया, अब तो इंशाल्लाह सुकून है। अब वो जब आर्टिकल्स की लाइन में दौड़ता है उस सर्च में, तो वो बेचारा जो है, वो अभी इस वक्त जिन बच्चों को आर्टिकल नहीं मिले, वो मुझे आके बच्चे कहते हैं कि सर अब मुझे एक बात बताएं, काश कि मेरा कोई पेपर ही रहता होता तो मेरे पास कोई काम होता करने को। मार्च अटैम्प्ट आ रही है, या सॉरी सितंबर अटैम्प्ट आ रही, तो वो भी नहीं हो रहा, और मैं वो डिप्रेशन में बहुत चले जाते हैं। प्लीज़ इसको थोड़ा देखिए 2-3 चीज़ें। एक तो लेट सिटिंग जो आपने रेफरेंस भी दिया, आई थिंक एक तो शायद ऑब्जेक्टिव यही था वो जो आपने कहा कि यार जस्ट टू चेक द स्टूडेंट, क्या लेट सिटिंग करनी पड़ेगी तो क्या माइंड फ्रेम होगा। अगर तो वहाँ तक है तो आई फील, बिकॉज इंटरव्यूज इज एन आर्ट एंड हैंडलिंग इंटरव्यूज इज ऑल्सो एन आर्ट, ठीक है। तो जनरली इंटरव्यू में चेक क्या किया जाता है कि कैंडिडेट कितने पानी में, ठीक। तो यू कैन से कि table the worst case scenario, and in a worst case scenario how the candidate responds. तो it could be, तो पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू में ये आर्टिकल्स की बात नहीं है। एनी इंटरव्यू इन द लाइफ, अगर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो टेबल किया जाता है
तो you'll have to showcase that you are composed and either you have a solution for that or you are ready for that. ठीक है. So I think एक तो ये एंगल देखने वाला. दूसरा कि फर्म्स में लेट सिटिंग होती है, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए. मैं आई बी वेरी ओपन. ठीक है, मैंने आपको शुरू में कहा कि जी जब मैं प्रोफेशन स्टार्ट किया लेट सिटिंग्स थी, बट इंटेंशनली उस कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की गई. ठीक, उसके दो फायदे हुए. एक तो टैक्स में लोग आना शुरू हो गए, उनके माइंड में था कि टैक्स में सिर्फ लेट सिटिंग है, तो लोग आना शुरू हो गए, तो थोड़ा सा एक तसल्ली हुई उनको. दूसरा, जब आप टीम बढ़ाते हैं तो सेटिस्फेक्शन भी होती है, क्वालिटी ऑफ वर्क ऑल्सो इंक्रीजेस. और आज आके जो मर्जी कर लें. देखें, मैं आज भी सैटरडे वाले दिन अगर मैं दफ्तर बैठा होता, मैं आपके पास ना बैठा होता. ठीक है, तो फर्म्स के अंदर मेरा जहाँ तक ख्याल है लेट सिटिंग का कल्चर रूटीन का नहीं होना चाहिए. हाँ, समटाइम्स वर्कलोड या उस सारे सिनेरियो में जाके देखें, यू कांट अवॉइड, इट्स अ प्रोफेशनल लाइफ. आप यहाँ की बात करते हैं, आप आर्टिकल्स की बात करते हैं. जब नौकरी होती है तो आपको रात के वक्त भी किसी वक्त भी कोई भी चीज़ रिस्पॉन्ड करनी पड़ सकती है. चेक एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपनीज. इफ़ यू आर अ CFO ऑफ अ कंपनी जिसका अज्यूम करें हेड ऑफिस इज इन US, जो आपसे 12 घंटे 10 घंटे का फ़र्क है जी. और आप यहाँ पे सारा दिन नौकरी करके रात 8 बजे कार पहुँचे हो, और आपको पता है कि आज से उस वक्त से 3 घंटे बाद जब अमेरिका वाला आपका बॉस भागेगा तो उसी को जवाब भी देना है. 100%. ठीक है, 100%. उस वेले कुछ नहीं होता. ठीक, पॉइंट है, दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज. बट अगेन वहाँ पे भी ये ओकेजनली होता है. फर्म्स में व्हेन देयर इज अ वर्कलोड एंड प्रेशर देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी. मैं ये नहीं कहूँगा कि जी सारे आर्टिकल्स में लेट सिटिंग हो ही नहीं सकती. बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारा कुछ होता है. बट आइडली फर्म्स के पर्सपेक्टिव से भी ये लेट सिटिंग का कल्चर कम से कम होना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या हो सकता है. डन सर. जी सर, अब जहाँ पर आर्टिकल्स की बात हो रही है और हमने भी थोड़ी देर पहले बात की क्या कहते हैं लेट सिटिंग की, उसके बाद हम स्टाइपेंड की बात कर रहे थे. तो सर स्टाइपेंड के हवाले से आप कुछ कह रहे थे. स्टाइपेंड के हवाले से बच्चे ना डिससेटिस्फाइड रहते हैं और वो अक्सर ये कहते हैं कि जी सर मिनिमम वेज से भी कम है. कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर इसमें गुजारा कोई करके दिखाए, नहीं कर सकते. सर ICAP का क्या स्टैंस है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, दो चीज़ें. एक बात तो अपनी जगह ठीक है, मैं स्टाइपेंड की बात ना भी करूं, इवन मिनिमम वेज की बात करें तो गुजारा आपको ही पता है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, प्रैक्टिकली नेट टू इम्पॉसिबल. बट स्टूडेंट्स को ये देखना बहुत ज़रूरी है, मिनिमम वेज किसको मिलती है? जो आपका एम्प्लॉय होता है. ठीक है, क्या मेरा स्टूडेंट ट्रेनिंग लेने के लिए आया है और मैं उस पर मेहनत कर रहा हूं, अपनी एक्सपीरियंस उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं टू गेट मैच्योर. आई एम इन्वेस्टिंग टाइम एंड मनी ऑन माई स्टूडेंट्स. उसके ऊपर एक रीजनेबल ICAP ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया हो, वो दिया जाता है. डू यू थिंक एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें होती हैं? टू सम एक्सटेंट होती हैं. ठीक है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होती है. ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मैंने आज एक मैनेजर रख ली है तो इसकी ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम जीरो मेरी जिम्मेदारी है. मैंने मैनेजर जब रखा है तो आई एक्सपेक्ट कि वो प्रोफेशनली एक लेवल पे है. ठीक है, वेयर एज स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव दे केम टू अस एज अ बेसिक रॉ फॉर्म. ठीक है, जिसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ग्रूम किया जाए, उन पे मेहनत की जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, प्लस बेसिक लेवल का एक ICAP ने जो क्राइटेरिया. आप इसी पे आ गए. ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस विद इन फर्म्स एंड आउटसाइड फर्म्स, आउटसाइड प्रैक्टिस, उसमें तो अब ये बहुत डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं. मिनिमम से बहुत ज़्यादा भी मिल रहा है कई जगह. ठीक है, स्पेशली आउटसाइड प्रैक्टिस में तो इट हैज़ अ लॉट हायर अमाउंट. वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से जो भी सेट किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, उनमें सेट किया हुआ है. फर्म्स में
ठीक है, सब फर्म्स नहीं कर रही होंगी, बट बहुत सारी फर्म्स एक्सपेंसेस ओवर एंड अबव टॉप अप करती हैं, कन्वेंस एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। तो इसका मकसद प्रोफेशनल क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे खर्चा करना नहीं है। यानी मैंने आपको स्टाइपेंड दे दिया और आपसे एक्सपेक्ट करूं कि जी अब आप फर्म का सारा काम वो खर्चा करके करें। इट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ योर एक लिविंग सॉर्ट ऑफ उस तरह का कॉम्पनसेशन है बेसिकली, ठीक है। तो आर्टिकल स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से जनरली इट इज नॉट परसीव्ड द स्टूडेंट बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ अ फैमिली। यानी वो अगर वो देखा जाए तो फिर तो वो नौकरी में जाते हैं। यानी अगर खुदा ना खास्ता अ पर्सन इज नॉट डूइंग दैट, तो वो कहेगा कि यार मैंने तो भाई पैसे बनाने हैं, मैंने अपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी बहन को सपोर्ट करना है, भाई को सपोर्ट करना है, वालिदैन को सपोर्ट करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट ही फ़र्क है, ठीक है। कमिंग के ये कम है। अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली पिछले 2-3 साल से हम रेगुलरली इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इस दफ़ा इन्फ्लेशन कम हुई है, हमने फिर भी इंक्रीज किया। हालांकि जनरल एक परसेप्शन, देखें आप आई केयर के परस्पेक्टिव से भी देखें, इट्स अ कॉस्ट टू द फर्म। तो हमने प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट देख के उसको फिर भी इंक्रीज किया। फर्म्स की तरफ से एक पॉइंट आता है कि जी हमने तो, हमारे लिए तो खर्चा, ठीक है। तो एक सेंटिमेंट आता है, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी आर कमिटेड कि जी जो बेसिक लेवल की वी फील के हर साल इसमें इंक्रीज किया जा सके। हमारे से पहले भी इसको इंक्रीज किया जाता रहा, ठीक है, और आगे भी इंक्रीज किया जाता रहा। बल्कि अगर आप देखें तो कोविड के ज़माने में भी इंक्रीज किया गया। हालांकि कोविड के ज़माने में तो मेजॉरिटी स्टूडेंट घर बैठते थे, ठीक है। तो इट्स नॉट अ सैलरी। अच्छा सर, आप बीइंग खुद फर्म के पार्टनर हैं और जनरली एक फर्म के पार्टनर से ये पूछूं कि आर्टिकल फर्म में करने चाहिए या इंडस्ट्री आर्टिकल बेहतर है, वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। लेकिन चूंकि आप आईकेएफ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो एक बच्चा इस एंगल से आपको देखता है और आपकी एडवाइस सीख करता है कि सर वे शुड आई गो, फर्म इज अ बेटर ऑप्शन या इंडस्ट्री। अच्छा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अक्सर जैसे पूछा जाता है, ठीक है। मेरा जहां तक ख्याल है हर एक के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स। स्टूडेंट को विदाउट गोइंग इनटू कि जी क्या बेहतर है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। अगर मेरे पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आउटसाइड प्रैक्टिस की इंडस्ट्री में कोई आर्टिकल्स है और सम हाउ फर्म्स में नहीं मिल रहे, तो आपने ये गेज करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं होगा। मैंने एक बड़ा पिछले दिनों एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि एक बैंक में उसको आर्टिकल्स की ऑप्शन अवेलेबल है, क्या वो जाए या ना जाए। मैंने उससे क्वेश्चन किया, मैंने कहा बेटा करियर क्या बनाना चाहते हो? कहता मैंने बैंकिंग में लेना, ठीक है। तो मैंने कहा चुप करके चलो, ठीक है। सो योर रोड मैप नीड्स टू बी क्लियर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जी मैंने कल को फर्म खोलनी है या मैंने फर्म में किसी में पार्टनर बनना, तो फिर मुझे समझ आती है कि फर्म के थ्रू जाया जाए। अगर आप कहते हैं मैंने इंडस्ट्री में रहना है और फला इंडस्ट्री में रहना है, तो आउटसाइड प्रैक्टिस की इस वक्त जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तकरीबन इट्स अ वेरी आइडियल मिक्स। एफएमसीजीज भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हैं, बैंक्स भी हैं, सारा कुछ है। सो इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग कि मैंने फर्म में जाना है या वहां जाना है, पहले तो हम ये सोचें मैंने आगे कहां जाना है, ठीक है। वंस यू आर क्वालिफाइड, और इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक जनरल परसेप्शन है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में शायद एक्सपोजर कम मिलता है। हमारा जो क्राइटेरिया है जो आईकेएफ ने ले डाउन किया हुआ है, स्टूडेंट हैज टू स्पेंड सर्टेन टाइम इन सर्टेन डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग दैट होल टर्म ऑफ 3.5 years। सो उसको सामने रखते हो, उसको फ्लेवर सारे डिपार्टमेंट्स का मिलता है, ऑडिट का मिल गया, फाइनेंस का मिल गया, स्टफ लाइक दैट। तो कैपेबिलिटी वहां पे भी डेवलप होती है। मैं इन एनी केस ये नहीं कह सकता कि जी ये बेहतर है या वो बेहतर है, ये आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि क्या बेहतर है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने टैक्स में करियर बनाना था, मैंने अगर टैक्स में आर्टिकल्स ना किए होते तो मेरी जाने बला के टैक्स में डायनामिक्स क्या होती है, ठीक है। सो आई थॉट कि जी टैक्स में आर्टिकल्स करने का मुझे फायदा हो गया बिकॉज मैंने करियर टैक्स में बनाना था। तो
दिस डिसीजन हैज टू बी मेड अगेन, जो मैंने शुरू में बात की, आपके पास 1 साल का या 6 महीने का विजन नहीं होना चाहिए। आप अगर प्रोफेशन में आए हैं तो यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि 5 साल बाद अपने आप को देखना कहां चाहते हैं। देन मेक डिसीजंस एंड देन कौन सी चीज बेहतर है, दैट वुड डिटरमिन फॉर यू। सो somehow I believe, मैंने इसलिए कर दिया, ये एक स्टूडेंट ने मेरे से कुछ दिनों पहले क्वेश्चन किया था। ज़बरदस्त सर। अच्छा जी, फॉरेन आर्टिकल्स कहाँ तक बात पहुँचेगी? तो एक हल्की सी बात खुशखबरी सी दे के तो मामला ठंडा हो गया है। मुझे लग रहा है कि पहले आई कैप से बहुत सी फॉरेन जो फर्म्स हैं वो रजिस्टर्ड होंगी, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, फिर आई कैप वाले गो अहेड देंगे कि फ़लाँ फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अभी एक खुशखबरी सी है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, ना ये कि आर्टिकल्स कहाँ करने हैं, ना कंट्रीज़ के हवाले से। थोड़ा क्या अपडेट है सर? मैं आपको करता हूँ। देखिए, एक तो खुशखबरी है, बिल्कुल है, लेकिन आई कैप परस्पेक्टिव से भी देखें, ये जब चेंजेस आती हैं तो हमें गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अप्रूवल्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं सब होता है। आपके मुल्क में पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें तो सम हाउ स्टेबिलिटी, बीच में इलेक्शंस भी हुए, फिर एक गवर्नमेंट चेंज भी हुई, सारा कुछ हो गया, तो हमारे भी डिसीजन मेकिंग टू सम एक्सटेंट उस वजह से अफेक्ट हुई है। लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, ठीक है। बट अब हम उस स्टेज पे हैं कि इस वक्त रेलेवेंट रूल्स फाइनल हो गए, तो जो आप कह रहे हैं कि कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो चीज़ें हम बल्कि आई थिंक कुछ हफ्तों पहले आई हैव ऑल्सो गिवन माई कमेंट्स on that. So things are moving towards like that direction. And now I believe it's not a matter of years, it's matter of months. कि आपके ये जैसे कहते हैं ना, this thing will be unveiled, और बहुत सारी जो बैकग्राउंड फैक्ट्स होंगे वो क्लियर आ जाएगा, एंड इट्स अ हैप्पी न्यूज़, ठीक है, गुड न्यूज़। आपको इंशाल्लाह बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आई कैप को हमने ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखना, तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप टू टेक इट फॉरवर्ड। डन सर। एक एजुकेशन स्कीम 2025 है। अब बच्चे इस हवाले से अब जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने लगते हैं तो वो जनाब इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। स्कीम 2025 वाली अगली बार इम्प्लीमेंट होगी या उससे अगले टर्म में इम्प्लीमेंट होगी। हम ऐसा कॉम्बिनेशन रखेंगे अगर हमारी ये स्कीम, हम इस स्कीम से, पुरानी स्कीम से नई 2025 वाली स्कीम में शिफ्ट हो जाए तो हमें उसका कंपैरेटिवली फ़ायदा और नुकसान ना हो। उसके बारे में क्या अपडेशन है सर? देखिए, यस 25 में होगी इंशाल्लाह, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट, और पूरी काउंसिल ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इसको, ठीक है, और अब काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, यहाँ हम जनरली भी पर्सपेक्टिव से बात करें, जब तक डिटेल्स अनवेल नहीं होती तो मेरी एडवाइस ये होगी कि बिजनेस एज यूजुअल जाने दें। जो आप विदाउट कंसिडरिंग कि क्या स्कीम आ रही है अपना डिसीजन करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सब्जेक्ट ए, पेपर ए कोई भी आप चूज कर लेते हैं विद स्लाइट मिस इंफॉर्मेशन, आई वुड से, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो किसी के पास नहीं ना अभी। नहीं, असल में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें मकबूल साहब ने सारी चीज़ें बताई थी। क्या वो वैसे ही है स्कीम? चूँकि वो पब्लिक तो नहीं हुई थी, लेकिन बहुत से टीचर्स ने फिर स्टूडेंट से कम्युनिकेट करके उनको कुछ कॉम्बिनेशन सजेस्ट तो किए हैं, लेकिन अब स्टूडेंट अगर उस पर चल ले और वो स्कीम अगली अटेम्प्ट में इम्प्लीमेंट ना हो तो भी प्रॉब्लम है, और अगर स्टूडेंट ना चले और उसको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। या एटलीस्ट ये बात पता चल जाएगी कि ये मार्च 25 में इम्प्लीमेंट हो जाएगी या ये ऑटम 25 में इम्प्लीमेंट होगी। देखिए, दो चीज़ें, एक चीज़ तो बिल्कुल मकबूल साहब ने सेशंस किए, ठीक है, एंड दैट वाज, उसको मेरे ख्याल में कुछ काफ़ी महीने हो गए, आई थिंक 4-5 महीने हो गए। जी जी बिल्कुल ऐसे इस तरह करके मैंने खुद वो सेशन अटेंड किया। एग्जैक्टली, ठीक है, और लेकिन उसके बाद बहुत सी रिफाइनमेंट आई, बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं काउंसिल एज अ होल वहाँ उसने एक्सपेक्ट किया है कि अगर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हो जाएगी या प्रोफेशन के साथ कोई भी बिलीव के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी या इस तरह की चीज़ें, तो वो चेंजेस आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन होंगी। तो जब तक फाइनल स्कीम नहीं आती, बहुत ज़्यादा पिक एंड चूज़ की मैं एडवाइस नहीं करूँगा। एक चीज़, ठीक है, मैं टाइम इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टाइम, 3 महीने ऊपर एंड नीचे, ठीक है, तो एक दिन से
यानी अगर मैं मार्च कह दूं एक दिन से चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ कुड बी सर्टन अप्रूवल, कुछ भी हो सकता, तो वो मैं अभी अनफॉर्चुनेट नहीं दे सकता। यस अगले साल होगा इंशाल्लाह, दैट्स आवर टारगेट इज, ठीक है। तो उसको मैं सामने रखते हुए मेरी एडवाइस ये होगी कि जब तक सारी चीज़ें अनवेल ना हो जाएं, ठीक है, आप सुकून से अपनी मेथडोलॉजी पे काम करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने जब अगर ये होगा और इफ वी फील कि सर्टन बैच के साथ कोई ज्यादती हो सकती है, ठीक है, एक तो वी विल बी ओपन फॉर दी एडवाइजर्स सजेशंस ऑन दैट, एक चीज। दूसरी, वी विल डेफिनेटली मेक चेंजेस। ये नहीं होगा कि एक बैच के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाए, ठीक है, और नोइंगली ज्यादती हो जाए, कूलिंग ऑफ पीरियड स्टफ लाइक दैट, ये सारी चीजें अपनी जगह एग्जिस्ट करेंगी। तो परेशान होने वाली बात नहीं कि एकदम आएगी एक चीज और कल से इम्प्लीमेंट कर दो, कोई किसी के साथ नुकसान होता है तो होता रहे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो वी विल बी ओपन फॉर दोज एडवाइसेस। अच्छा सर जी, इसी एजुकेशन स्कीम में जो कि आ रही है, जो कि अभी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आईटी टेक्नोलॉजी में भी आ रही हैं, तो क्या इसको सिलेबस को इस तरह से मेंट किया गया है कि चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया गया हो, ताकि बच्चे को हम अपग्रेड करें और हमारी जो प्रोडक्ट है वो एट पार हो बाकी सारे प्रोफेशन के साथ? टेक्नोलॉजी पे बहुत खास काम किया गया, ठीक है, दिस विल बी पार्ट ऑफ द न्यू सिलेबस, एक चीज। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस किया गया है, वो ये है कि रेगुलर अपडेट होगी, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में तो चलें मैं कहता हूं कि थोड़ा सा टाइम लेती है चेंजेस आने में, लेकिन टेक्नोलॉजी तो शायद अब महीनों के हिसाब से चेंज हो रही है, दिनों के हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है। तो वी कांट अफोर्ड टू इंट्रोड्यूस अ सिलेबस और अ कॉन्सेप्ट जो मैं एक्सपेक्ट करूं कि मैं 5 साल तक उसी को रगड़ता रहूं, ये नहीं होना, ठीक है। तो एक चीज आप क्लियर कर लें कि अब जो स्कीम आ रही है उसमें जिन सिलेबसेस में रेगुलर अपडेशन की जरूरत है, हम स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए उस पर खुद रेगुलर काम करेंगे। देयर विल बी टीम हु विल बी वर्किंग ऑन दोज अपडेट्स, ताकि देखें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा है कि अपने स्टूडेंट्स को अपस्केल करें और मार्केट में जब जाएं उनके पास वो कॉन्सेप्ट्स हों और वो लिटरेसी हो, ठीक है। यस। अगर मैंने उस लिटरेसी को पुराना कर दिया, अपडेटेड नहीं है, तब भी नुकसान है, और यहां मैं वो रखूं ना तब भी नुकसान है। तो बोथ आर नॉट गोइंग टू हैपन। हमने इसको रेगुलर अपडेट करना है और नए सिलेबस में ये बाकायदा हिस्सा है। डन सर। अच्छा जी, बच्चों का एक गिला ये है आपकी इजाज़त से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि बच्चे ना कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा आई कैप जो रिसीव करते हैं वो स्टूडेंट से करते हैं, लेकिन पैसा स्टूडेंट पे उतना लगता नहीं है। जैसे लाइब्रेरी की जो कैपेसिटी है, और स्टूडेंट अभी आजकल सोशल मीडिया पे भी वीडियोस चल रही हैं कि जनाब बच्चे फुल पसीना आ रहा है उनको, और अभी 9 बजने में 15 मिनट हैं और तकरीबन 300 बच्चा वेटिंग में है, और कैपेसिटी जो है फॉर एग्जांपल अगर 250 स्टूडेंट्स की है तो 50 बच्चा वापस भी जा रहा होगा। लाइब्रेरी की कैपेसिटी के हवाले से सर क्या प्लान है आई कैप का? एक तो पहले मैं ये बता दूं कि वी अंडरस्टैंड दिस इशू, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इशू नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसको करना क्या है? एक तो आप दिनों में चले, आई एम गिविंग यू दैट, दिनों में इस मामले, इस इशू पे अच्छी न्यूज़ सुनेंगे, ठीक है, जिस पे नंबर ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल टू माय स्टूडेंट्स विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है जी। एक ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली, और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं होगी, देयर विल बी मल्टीपल लोकेशंस। यानी मैं अगर गुलबर्ग में रहता हूं तो देयर वुड बी एन ऑप्शन, मैं शादमान में रहता हूं तो देयर वुड बी एन ऑप्शन, मैं इकबाल टाउन में रहता हूं देयर माइट बी एन ऑप्शन, ठीक है। सो देयर माइट बी ऑप्शंस, ठीक है। अभी स्लाइटली हम फाइनलाइजेशन स्टेज पे हैं, मैं इंफॉर्मेशन शेयर, डिटेल्स शेयर नहीं कर रहा, बट मैंने आपको कह दिया है कि ये दिस इशू विल बी रिजॉल्व्ड इन डेज बाय एडिशन ऑफ न्यू ऑप्शंस ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है। है ना, काफी है, हाँ सर, ठीक है, इशारा मिल गया। हाँ ठीक है। दूसरी गल कि एग्जिस्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, समहाउ मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ और मुझे भी स्टूडेंट से कंप्लेंट्स या इश्यूज हाईलाइट होते रहते हैं। जैसे ही होता है ट्राई कि
मेरी कोशिश होती है, जैसे रात को हुआ ना, तो जनरली अगर मैं रात को ईमेल देख रहा हूँ तो मैं उसी वक्त इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ, ठीक है। आई बिलीव कि जब हमारा ये नंबर ऑफ लाइब्रेरीज का इशू हो जाएगा तो दूसरा इशू वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा। देखें, अगर 250 की कैपेसिटी में 300 बच्चा आ जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली 50 को जाना पड़ेगा, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा, डिससेटिस्फेक्शन भी आएगी, वो सारा कुछ होगा। तो जब नंबर बढ़ जाएगा तो वहाँ पे 250 नहीं, शायद 225 बच्चा आएगा जी। 225 बच्चा आएगा तो कूलिंग ऑटोमेटिकली बेहतर होगी, पहली बात तो ये, ठीक है। सीटिंग भी बेहतर होगी, प्लस वी आर वेरी मच क्लियर कि अगले कुछ महीनों में आपकी लाइब्रेरीज की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपार्ट फ्रॉम द इंक्रीजिंग द नंबर, उनकी फैसिलिटीज पे काम करें, अच्छी टेबल, ठीक है, एसी चल रहा हो, ठीक। तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। इवन मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, मेरा जो आई कैप की लाइब्रेरी आई कैप के अंदर है, ठोकर वाली, ठीक है, उसको भी वी हैव टारगेटेड, वी हैव अप्रूव्ड, इस वक्त डिज़ाइन भी अप्रूव हो गया, उसको मैं एक्सपेंड भी कर रहा हूँ, ठीक है, उसको अपस्केल भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो बेसिक इश्यूज है ना, कंफर्ट से रिलेटेड और मैं कहता हूँ इज्जत से रिलेटेड, ठीक है, ये इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ठीक है। हम इस पे काम कर रहे हैं। जिस एनवायरनमेंट में मैं जाके बैठना चाहूँगा ना, इंशाल्लाह हम ऐसा ही एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करने की करेंगे। परफेक्ट हम नहीं है, ठीक है, इंसान गलती करता है, ठीक है, बट नीयत है और इस पे आपको काम नजर आएगा। उसमें कमी बेशी हो सकती है, वो फिर ऑब्वियसली आज मैं हूं, कल को मेरे और कोई कुलीग आ जाएंगे, वो उसको आप स्केल करेंगे इंशाल्लाह, स्टफ लाइक दैट। सर थोड़ी सी मुश्किल बात होगी, अब थोड़ी सॉफ्टर साइड पे आते हैं। सर जी आप गोल्फ बड़ी अच्छी खेलते हैं सर। तो भाई पार्टनर बनने के लिए गोल्फ खेलना जरूरी है, ये गोल्फ खेल के बंदा पार्टनर बन जाता है? गुड क्वेश्चन, मैंने कभी वैसे इस एंगल से नहीं सोचा था। हम लोग जब आर्टिकल्स कर रहे होते थे तो जनरली ये कहा जाता था कि भाई पार्टनर ऑफिस में नहीं मिलेगा आपको, पार्टनर से मिलना है तो रॉयल पाम जाए, वहां पे किसी डायरेक्टर की बेटे के साथ गपशप लगा रहे हैं, 3 दिन बाद ये पता चल जाएगा कि फलां कंपनी की ऑडिट पे चले गए। तो सर ये क्या गेम है? अच्छा देखें, आप गोल्फ की बात कर रहे हैं, मैं स्क्वॉश बड़ा रेगुलर खेलता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कहूँगा, मतलब मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, मैंने पतंगबाजी भी की है और बहुत की है, ठीक है। सो मेरा अपना साथी ख्याल है, वी शुड बी मेकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सिर्फ एक कमरे में ना बैठे, दे शुड बी गोइंग नेटवर्किंग एंड मीटिंग पीपल, हंसें खेलें, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, ठीक है। वो गोल्फ खेलना चाहते हैं गोल्फ खेलें, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं लॉन्ग ड्राइव कर लें, और कोई स्पोर्ट्स, मूवी देखना चाहते हैं मूवी देख लें, ठीक है। बट देयर हैज़ टू बी अ मी टाइम और अ फैमिली टाइम, ठीक है। सो वो अपनी जगह। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि जी पार्टनर बनने के लिए गोल्फ जरूरी है या आपने दूसरा कहा कि गोल्फ खेल के बंदा पार्टनर? हाँ एग्जैक्टली। देखें, गोल्फ तो एक एलिमेंट है पार्टनर के बनने के लिए, या पार्टनर की ट्रेड्स में मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया, ठीक है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैव टू बी देयर, ठीक है। गोल्फ से यस आपकी नेटवर्किंग बनती है, बट नॉट ओनली गोल्फ। देखें, आपको सोशल इवेंट्स पे जाना चाहिए। यू शुड, अगर आप इफ यू आर अ गुड स्पीकर, आप अपने सब्जेक्ट पे बोलें। इफ यू लीगली स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग ऑफ अ डिसीजन मेकर, ठीक है। तो मेरा मेंबर कहीं भी हो, ठीक है, स्पोर्ट्स तो अपनी जगह, अदर भी उसकी प्रेजेंस होनी ही चाहिए। और गोल्फ में यस नेटवर्किंग होती है, आप दोस्तों यारों से जाते हैं। देखें, 9 होल खेलते हैं, 2 घंटे आप खेलते हैं, ठीक है, 2 घंटे रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट, वॉक कर रहे होते हैं आप, सारा कुछ। फिर दोस्त हों या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है, या एक्चुअल एग्जिस्टिंग क्लाइंट भी हों आपके, ये ना भी हो, रेगुलेटर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि एक तो ये कि आप वक्त जाते हैं तो यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। देयर आर बहुत सारी टेंशंस, प्रोफेशनल टेंशंस हो सकती हैं, फैमिली की टेंशंस हो सकती हैं, अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। आप जब वहाँ पे टाइम गुजारते हैं तो आप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे, ऑटोमेटिकली आपकी रिलेशनशिप बनती है। दोस्तों के साथ खेलते हैं, दोस्तों के साथ बनती है, क्लाइंट्स के साथ खेलते हैं, क्लाइंट्स के साथ बनती है। और वो रिलेशनशिप सिर्फ गोल्फ से नहीं बनती, गोल्फ इज वन ऑफ द एलिमेंट। सर आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हैं और मैंने देखा था कि 11,000 प्लस आपके फॉलोअर्स हैं, ज़बरदस्त है सर। आप असल में आप
एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे मौजूद भी हों, फिर एक्टिव भी हों, फिर आपकी एक्टिविटीज़ पता चलें, तो बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं सर। क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आजकल के स्टूडेंट्स को करने चाहिए, मतलब इन पे एक्टिव होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि फेसबुक और व्हाट्सएप से तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम वेस्टेज ही है और उसमें कोई फ्रूटफुल प्रोफेशनल लर्निंग नहीं होती। सही। और सेकेंड, लिंक्डइन का अपना बेनिफिट है, इट्स अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म विच इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, यानी ये तो आपने जिक्र किया कि मेरी पोस्ट या देर आर 2-3 एंगल्स टू इट। एक, आप अगर किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी में हैं तो मेरे ख्याल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपडेट दैट थिंग, ताकि लोगों को पता लगे कि दिस इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। एक चीज़। दूसरी चीज़, इसका एक और फायदा होता है कि जब आपको वहां पे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म में प्रोफेशनल फोरम्स भी अवेलेबल हैं, जो जैसे सस्टेनेबिलिटी के अवेलेबल हैं, टैक्सेशन के अवेलेबल हैं, इस तरह के, उससे बहुत नेटवर्किंग होती है, ग्रूमिंग होती है। नॉट ओनली नेटवर्किंग इज देयर, बट ऑल्सो यू गेट टू नो द इंफॉर्मेशन जो शायद आपके सर्कल में नहीं हो रही है। यानी मैं अक्सर मैं यू आर राइट, आई एम एक्टिव एंड ट्राई टू बी एक्टिव। मैं वहां पे देखता हूं कि जी किस पर्टिकुलर फोरम में, किस एरिया में, टैक्स में कोई फॉर एग्जांपल ट्रांसफर प्राइसिंग पे कोई कहीं दुनिया में कोई अपडेट आई है, और अगर वो कोई सी पॉपअप होती है तो आई जनरली गो थ्रू दैट, ठीक है। सेम थिंग टेक्नोलॉजी में अगर कोई आई है, टैक्स और टेक्नोलॉजी में कोई अपडेट आई है, यानी मिक्स हाइब्रिड जो सा वर्जन है, ठीक है, तो वो मुझे घर बैठे बैठे मेहनत करने के लिए गूगल पे जाना है, पता नहीं वहां पे मैं एक स्पेसिफिक सवाल करूंगा तो तभी वो जवाब आएगा ना। लिंक्डइन पे तो जनरली आपके नेटवर्क में ये चीजें पॉपअप हो रही होती हैं। सो आई बिलीव इट हैज अ बेनिफिट, ठीक है, एंड इट शुड बी यूज फॉर द प्रोफेशनल बेनिफिट। उस एंगल से नेटवर्किंग भी, ठीक है। इन एनी केस एक लिंक्डइन का एलिमेंट ये भी है कि जॉब मार्केट पर्सपेक्टिव से भी दैट आई से हैज अ बेनिफिट। अच्छा सर, एक बात और आपसे ये पूछनी है कि जो मेरे बहुत से दोस्त यूएई में हैं और मेंबर्स हैं आई कैब के, वो अक्सर गिला करते हैं कि आई कैब के मेंबर को वो इक्वलेंस नहीं मिल पाती यूएई में जो कि इंडियन चार्ट अकाउंटेंट को मिलती है या और लोगों को मिलती है। वो बड़े इस हवाले से आई कैब से गिला करते हैं। सर इसको कैसे एड्रेस करेंगे, प्लीज़ इसके मैं बाद। अर्ज करता हूँ, देखिए दो चीज़ें। मेरे से अभी कुछ दिनों पहले ये सवाल किया गया था कि एक मेंबर ने गिला किया कि मुझे डिग्री के इशू की वजह से नौकरी नहीं मिली, ठीक है। तो मैंने वहां पे भी क्लियर किया था, और जिन्होंने मेरे से सवाल किया था उन्होंने एग्री किया था इस चीज़ से, ठीक है। पहली बात तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि डिग्री का इशू है क्या, ठीक है। डिग्री का इशू ये है, या डिग्री के इशू की वजह से इशू प्रॉब्लम क्या आती है। इट्स वेरी रेयर, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता है किसी कंपनी ने कोई ऐसा किया हो, वन ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो, लेकिन इट्स वेरी रेयर कि डिग्री की वजह से नौकरी ना मिले। डिग्री की वजह से कैटेगरी ऑफ वीज़ा डाउनग्रेड होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि आपको, और उसमें भी वीज़ा मिलता है, ठीक है, बट एक आई वुड से कि एक डिफरेंट कैटेगरी का वीज़ा मिलता है। तो पहली बात ये कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ। आगे आते हैं, आपने जिक्र किया जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट एंड ऑल से, क्या ये बाकियों के साथ प्रॉब्लम नहीं है? मैं आपको, आप चेक कर लें, नॉन ग्रेजुएट मेंबर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट एंड आईसीएडब्ल्यू, आप चेक कर लें, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है इस रीजन में। अच्छा, आप चेक कर लें, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि चीज़ें जो फैक्ट हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ है। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है क्या? वहां पे रेगुलेशंस 14 में शायद थी, फिर 18 में आई, फिर 22 में आई, इस तरह करके। पुरानी जो रेगुलेशन थी, ठीक है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इसी तरह इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईसीएडब्ल्यू ये सब डले हुए थे। इशू ना मेरा है, ना इंडियन इंस्टीट्यूट का है, ना आईसीएडब्ल्यू का। इशू रेज हुआ कि वहां पे रेगुलेशन चेंज हुई, ठीक है। इस वक्त हम सारे इंस्टीट्यूट स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड वी आर लाइजनिंग विद द मिनिस्ट्रीज, और अपना अपना जो भी एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, टू टॉक टू द मिनिस्ट्रीज कि इस लकूना को चेंज किया जाए, इस इशू को चेंज किया जाए। अब आ जाता हूं कि वहां पे क्या होगा, ठीक है। कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन यूएई दे नो दैट ये इशू, ठीक है। हमारे मुल्क की तरह बाकी मुल्कों में भी जब रेगुलेशंस बनते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग होती है, तो कुछ रेगुलेशंस आते हैं, जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है तो सर्टेन प्रॉब्लम्स आते हैं प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज में।
उन्होंने भी ये देखें. They are in the process of licensing with the institutes to counter or change or upgrade those regulations. अच्छा, अब सवाल आ गया कि जी वो लाइजन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आईकैप क्या कर रहा है? आईकैप भी इस वक्त उन मिनिस्ट्रीज के साथ लाइजनिंग में, नॉट ओनली आई वुड से कि वर्बल डिस्कशंस बट ऑल्सो रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस भी जा रही है. आपका इंस्टीट्यूट इस पे गाफिल नहीं है. हाँ, यानी मैं हम पीछे नहीं हैं इस वक्त. और नॉट ओनली, मैं आपको मजीद ऐड कर लेता हूं कि ना सिर्फ इंस्टीट्यूट आपकी एम्बेसी, वहां की मिनिस्ट्रीज, यहां तक लाइजनिंग हो रही है. यानी आईकैप लाइजन कर रहा है विद द एम्बेसी लाइजन कर रही है विद रेगुलेटर्स, आईकैप कर रहा है डायरेक्टली रेगुलेटर्स के साथ. सो तीनों जगह काम हो रहा है. ठीक है, हम आपस में भी लाइजन कर रहे हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवरीथिंग इज हैपनिंग. इंशाल्लाह मुझे जो उम्मीद है कि इट विल बी सॉर्टेड आउट. एक चीज. दूसरी, बड़ा बोलना चाहिए, बट अल्लाह ताला ने चाहा तो ये नहीं कभी होगा कि जी इंडियन इंस्टीट्यूट या किसी और इंस्टीट्यूट के लिए ये हो गया और आईकैप के लिए. जबरदस्त. बट ऑल सेड एंड डन, ये भी नहीं होगा कि उनके साथ नहीं हो रहा तो आपके साथ हम एक्सक्यूज ना दें. ठीक है ना, वी आर पुटिंग आवर मैक्सिमम एफर्ट. ठीक है, हम अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हर लिमिट तक जा रहे हैं. रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर रहे हैं, वैसे भी लाइजन कर रहे हैं. वी विल बी डूइंग इट. इंशाल्लाह जल्द ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा. अगेन ऑल सेड एंड डन, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दैट रीजन. डन सर जी, एक लास्ट क्वेश्चन वो ये कि सर आपको देख के तो नया बच्चा सोचता है यार मैंने ज़ीशान इजाज बनना है. अच्छा. वो आपने ना क्राफ्ट किया अपना सफर, अल्लाह ताला की मेहरबानी यकीनन है. अच्छा, अब जब आपने क्राफ्ट कर लिया ना, आज आप उस पॉइंट पर पहुंच गए, अब आपको पता है इसका शॉर्टकट क्या है. सर वो शॉर्टकट नहीं बच्चे को दे दें, वो इतना लंबा रास्ता किधर से ढूंढता फिरेगा. अच्छा, मैंने शुरू में कहा था कि व्हेन आई वाज इन द मैनेजरियल रोल एंड एवरीथिंग, मैं संडेज भी दफ्तर लाना था. मैंने गल दसो मैं की करा. यानी फ्रैंकली स्पीकिंग, यानी एक चीज मैं आपको बताऊं, देयर इज नो शॉर्टकट. ठीक है, हाँ, ये मैं शायद पहली दफा आपसे बात करते हुए मुझे माइंड में आया. ठीक है, जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं ना तो टाइम यूं गुजरता है. जब टाइम यूं गुजरता है ना तो आपको शॉर्टकट लगता है. ठीक है, तो इट्स ऑल इन द हेड. ठीक है, आपने अगर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में जो भी टास्क है, इफ यू वांट टू वेक अप नेक्स्ट डे एंड यू वांट टू डू दैट, यू हैव समथिंग इन माइंड कि जी ये मैं करना है. ठीक है, यू आर फुली एनर्जेटिक, योर माइंड इज वर्किंग फॉर अ सोल्यूशन, तो यू आर रेडी फॉर इट. नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊं या ऑनवर्ड, जब आप वो टास्क अचीव करते हैं ना, तो जो आपको खुशी होती है ना, टाइम 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 1 महीना लगे, आपको लगता है कि यार एंज हो गया. ठीक है, सो शॉर्टकट को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि देयर इज नो शॉर्टकट. ठीक है, जिंदगी में हमेशा से, ठीक है, देयर हैज टू बी अ परफेक्ट प्लान. और अगर आप उसके पीछे एनर्जी के साथ जाएंगे, ठीक है, फुल पैशन के साथ जाएंगे, आप इंजॉय करें. गोल्फ खेल रहे हैं, इंजॉय करें. दफ्तर बैठे हैं, इंजॉय करें. ट्रिब्यूनल में बैठे हुए हैं, इंजॉय करें. ठीक है, मेकिंग अ टीम, इंजॉय दैट. जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं. तो ना कमिंग टू द पॉइंट कि जिंदगी में ना चैलेंजेस को 2 एंगल से देखा जा सकता है. एक आप एंगल ये देखें कि यार दिस इज द प्रॉब्लम. ठीक है, पता नहीं मैं किस ना करूंगा. दिमाग में किस ना जब आ गया ना, तो इसका मतलब एक टेंशन वाला एलिमेंट आ गया. दूसरा एंगल ये सोचने की जरूरत है कि यस दिस इज अ चैलेंज, तो अगर ये साफ कर सकते हैं, किसी ना किसी ने तो करना है ना, मैं नहीं कर सकता, कोई और कर लेगा. तो अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो जब मैं कर सकता हूं तो फिर इस पर टेंशन लेने की क्या जरूरत है. ठीक है, तो आई बिलीव सबसे पहले योर माइंड फ्रेम हैज टू बी देयर. ठीक है, मेरे एक सीनियर, मेरे बड़े भाई ने कुछ महीनों पहले मुझे एक ना बड़ा, ये मैंने अक्सर कोट करता हूँ. ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि यार जिंदगी में ना अपनी लाइफ में सोचो कि करना क्या चाहते हो. जिसमें उन्होंने कहा देयर हैज टू बी अ पर्पस. ठीक है,
वंस यू हैव सीन दैट कि जी आपने यहाँ पहुँचना है, इस तरीके से करना है, देन देयर हैज़ टू बी पैशन फॉर दैट। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, यानी आप कहते हैं कि जी मैंने यहाँ से फलां जगह पहुँचना है और बेड से आप उठने का दिल नहीं कर रहा तो पैशन तो ना हो या ना ठीक है, कोई आएगा तो चुके ला जाएगा, ठीक है, तो दैट डजंट वर्क दिस वे, ठीक है। फिर एक और चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट रेट करता हूँ वो ये है पॉजिटिविटी, द माइंड फ्रेम कि यस मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि जी यहाँ से वहाँ तक जाना है और हम वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, यार बारिश हो रही है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा, स्टफ लाइक दैट, और यार फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स, ये सारी जगह है, ठीक है, मैंने वहाँ पहुँचना है, मैं पहुँच सकता हूँ, पहली बात ये। तो दैट्स अ पॉजिटिव इंटेंट, पैशन अपनी जगह, ठीक है। उसके बाद अब कैसे पहुँचना है, दैट कम्स, गाड़ी लेनी है, पैदल जाना है, जो कुछ भी है, लिफ्ट लेनी है, बेटा कुछ। सो आई बिलीव ये 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ज़िंदगी में। और अगर आप, लाइफ इज़ वेरी सिंपल if you think it is simple, Yes. if your thought makes it simple and makes it complicated, ये आप पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला ने जिंदगी बड़ी आसान रखी हुई है, मेहनत करोगे पहुंच जाओगे, ठीक है, नहीं पहुंचोगे अल्लाह ताला कर सकता है, तब भी पहुंचाना होगा तो वो पहुंचा सकता है, बट मेहनत तो हमारा बनता है ना, पॉजिटिव इंटेंट तो बनती है। तो आपने टॉपिक आखिर में सर सर मैं कहता हूँ कि एक लफ्ज जो है ना वो मोती था सर। अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये मैसेज जितने दिल से आपने ये सारी बातें की हैं, इतने दिल से सब लोग सुने, और जो हमारी ऑडियंस है मैं उससे भी लास्ट में यही कहूँगा, सर आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाज़ा है कि आपको कॉल्स आ रही हैं और आपने एक मीटिंग में भी पहुँचना है, बट यू आर सो ग्रेटफुल कि आपने टाइम दिया सर। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड सीरियसली आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। खुल के बात हुई, बहुत मज़ा आया, ठीक है, और स्पेशली व्हेन यू सेड कि जी स्टूडेंट्स, देखें मेरी कोशिश है कि आई कैप के प्रोफेशन में ना मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, दे आर माय एम्बेसडर्स, ठीक है। उनका माइंड फ्रेम, उनका थॉट प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, मेरा प्रोफेशन खुद ही आगे जाएगा, मेरा प्रोफेशन आगे जाएगा, आप और मैं वी विल डेफिनेटली फील प्राउड ऑफ दैट। सो अगर इसमें से कोई एक पॉइंट भी ऐसा है जिसमें, जैसे मेरे उस्तादों ने मेरी बहुत रहनुमाई की, मुझे हर जगह गाइड किया, और आज शायद मैं एक रीजनेबल प्रोफेशनल कैरियर की पोजीशन में हूँ, तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ऐसी है हु कैन चेंज पॉजिटिवली एनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ, सीरियसली स्पीकिंग, इससे बड़ा मैं अल्लाह का क्या शुक्र अदा करता समझना सर। हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, हमने सर ज़ीशान इजाज़ से ये सीखा कि किस तरह से अपने आप को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है अपने लिए, फिर उसके बाद उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैशनेट होना है, और फिर हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकें। एक एक लफ्ज़ जो सर ने कहा, यकीन करें जिसका जितना कैलिबर है वो उतना सीख लेगा, मगर बातें एक से बढ़ के एक थी। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।